नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है 8 जुलाई 2024 और आज जो है CHSL का एग्ज़ाम था। प्रथम शिफ्ट में जीके जीएस के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 100% ओरिजिनल प्रश्न के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर सीधे नज़र आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको किसी भी भाई बंधु बहन को हमारा कंटेंट चाहिए, अब तक तो आपसे भी छुपे नहीं होंगे कि ये कितने रिलायबल हैं, कितने ऑथेंटिक हैं और कितने सटीक हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप लिंक के थ्रू भी विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना है। और जो भी मैं पहले बता दूं, जिन बच्चे को सिर्फ एनालिसिस का ही PDF चाहिए है ना, हमारा कोई भी कंटेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एनालिसिस की ही PDF चाहिए, तो एनालिसिस वाली PDF जो है आपको टेलीग्राम पे फ्री दिया जाता है। तो उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो एनालिसिस वाली PDF होती है ना, वो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट डे या फिर उसी डे लेट नाइट आपको मिल जाता है। तो उसके लिए व्हाट्सअप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेड लेना है हमारे कंटेंट के मतलब पढ़ेंगे किसी एग्जाम को देने के लिए, तो उसके लिए फ़ी है भाई, है ना, एकदम छोटा सा सूक्ष्म सा। ये बच्चे के द्वारा क्वेश्चन भेजे गए हैं, लेट होने का भी यही कारण है क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे थे। क्योंकि मैं भी जानता हूँ एग्जाम की अंतिम पड़ाव है, तो थोड़ा क्वेश्चन और बच्चे भी कम हो गए, है ना। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन भवई, प्रो कबड्डी लीग, लोएस्ट पॉपुलेशन मेट्रोपॉलिटन की लोएस्ट जो है आपकी जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में, डेंसिटी मेट्रोपॉलिटन में। CS3NS2 की IUP की नाम पूछा है। प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, स्टेटमेंट ऑफ अकबर, ब्रह्म समाज फॉर्मरली नेम, कमिटी रिलेटेड, है ना। तो इस प्रकार के आपके GK GS के क्वेश्चन आए हैं। देखिए प्रो कबड्डी लीग 2022-23 के विनर कौन है। जिस प्रकार से आप क्रिकेट के अंदर IPL को बड़ी लोकप्रियता से जानते हो, उसी प्रकार कबड्डी के अंदर ये प्रो कबड्डी लीग है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 के अंदर हुई थी और प्रथम विजेता कौन रहे थे? जयपुर पिंक पैंथर्स रहे थे। और 2022-23 के विजेता भी जयपुर पिंक पैंथर्स है, ठीक है मेरे भाई। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। 9वां सीजन के विजेता भी जयपुर पिंक पैंथर्स ही रहा है। अभी अभी आपके प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का फाइनल 2024 में खेला गया, जहां पे विजेता कौन रहे? पुनेरी पल्टन। किसे हरा के? हरियाणा स्टीलर्स को हरा के। तो आने वाले जो ये पुनेरी पल्टन वाला क्वेश्चन है वो CGL के लिए स्टॉक में रख लीजिएगा। इनके अलावा सभी विजेता का लिस्ट जो है नीचे दिया गया है। प्रो कबड्डी लीग बता दिया 24 में पुनेरी पल्टन हरियाणा स्टीलर्स को हरा के 10वां सीजन था, है ना। प्रो कबड्डी लीग की पहला से लेके 10वें सीजन तक के सभी विजेता आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जो है आपका जयपुर पिंक पैंथर्स पहली बार भी था और जयपुर पिंक पैंथर्स सेकेंड लास्ट बार भी है। अभी जो विजेता है ये कौन है? पुनेरी पल्टन है। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। सबसे अधिक बार पटना पायरेट्स जीते थे, है ना। ये आपको देखिए पटना पायरेट्स, पटना पायरेट्स, पटना पायरेट्स 3 बार जीते हैं ये, है ना। चलते हैं आगे। IPL की शुरुआत अब बात कर लेते हैं। 2008 में हुआ था। प्रथम विजेता रहा था राजस्थान रॉयल और इस टीम के जो कैप्टेंसी कर रहे थे शेन वार्न अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। शेन वार्न जो है अब इस दुनिया में नहीं है, स्पिनर ही थे। इनके अलावा 2022 में विजेता गुजरात टाइटंस रहा था हार्दिक पांड्या के कप्तानी में। 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रहे थे और 2024 में विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रहा था। तो इस प्रकार से आप IPL के हाल फिलहाल के जो विनर्स हैं उनके बारे में ध्यान रखेंगे। कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अगर आपको रिजर्व सहित कबड्डी में खिलाड़ी पूछेगा तो 12 खिलाड़ी आंसर करना है, क्योंकि कबड्डी में खिलाड़ियों की 12 की स्क्वाड होती है जिसमें 7 एट अ टाइम एक्टिव रहते हैं। पौधों में वृद्धि के लिए कौन सी दाब आवश्यक है? टर्गर बल, है ना। टर्गर बल, टर्गर फोर्स काम करता है। पेड़ पौधों में कुल कितने प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो 17। और यहीं पे साहब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पेड़ पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो उसमें एक ऑप्शन रहता है बोरॉन। बोरॉन सूक्ष्म पोषक तत्व है। वहीं पे पेड़ पौधों में ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली पोषक तत्व आपका नाइट्रोजन वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण के दौरान पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ऑक्सीजन, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है सर? सूरज की प्रकाश, जल, क्लोरोफिल, है ना, ये सब आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। पेड़ पौधों सांस लेने का काम कहाँ से करता है? स्टोमेटा, या इसे रंध्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। यहाँ से पेड़ पौधे सांस लेने का काम करता है। बाद बाकी हम सेल वाले जब भी बात छेड़े होंगे पेड़ पौधे और जीव जंतु में सेल से संबंधित सभी बात हमने कर लिया होगा।
पेड़ पौधे को जो अलग बनाता है आपका एनिमल सेल से, तो वो क्या है, सेल वॉल है ना। सेल वॉल जो है ये पेड़ पौधों को अलग बनाते हैं प्लांट सेल को एनिमल सेल से, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में भी होता है। मैंने कहा था जो पिगमेंट होता है ना, पिगमेंट, ये भी आपका सिर्फ पेड़ पौधे में ही होता है, जैसे क्लोरोफिल हो गया है ना, जो वर्णक कहते हैं। इनके अलावा आपने सुना होगा कि उत्तरी गोलार्ध में पवन दाईं तरफ चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं तरफ मुड़ जाती है। और एक और है पवन के बारे में जो सर्वदा सत्य है ना, कि जहाँ पे है ना अत्यधिक दाब होती है, मतलब अत्यधिक दाब से कम दाब के तरफ जो है चलती है आपका पवन, ठीक है। इनके अलावा जो ये वाली बात जो आप देख रहे हैं कि उल्टा डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और सीधा दिशा में जो है एंटी क्लॉक, यानी उत्तरी मतलब बायां होता है, ठीक है। उत्तर मतलब बायां, दक्षिणी मतलब दायां समझ लीजिए, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में पवन दाएं चलती है, उल्टा चल रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं चलती है, जहां सीधा चलना चाहिए। तो ये कोरोलियस बल के कारण होता है, और कई करोड़ बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इस बल की उत्पत्ति का कारण अगर कल होके पूछे कि भाई कोरोलियस बल उठने का कारण ही क्या है, तो पृथ्वी की जो रोटेशन है, जो घूर्णन है, वो कोरोलियस बल के कारण होते हैं, ठीक है। इनके अलावा हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब जो कार्य करते हैं ये पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। और पास्कल है ना वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापते हैं, और पास्कल दाब का मात्रक होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। इनके अलावा अनुच्छेद 30 के अनुसार किस आधार पर अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को भाषाई और धार्मिक आधार पर मान्यता दी जाती है ना। तो ये आपका भाषा और धार्मिक ये छांट के भी आप कर सकते थे, एज के हिसाब से एक ऑप्शन हो सकता है, तो ऐसा नहीं चलता है यहाँ, ठीक है। इनके अलावा 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित से संबंधित है, जो उनके सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार को जो है एक मतलब गारंटी दे के मतलब क्या बोलते हैं उसको, समर्थन करता है, ठीक है भाई। इनके अलावा अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार देता है, जैसे मदरसा वगैरह है ना, जैसे मदरसा वगैरह हो गया, तो ये सब इसी में आ जाता है। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली जो शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पे आपका नाम पूछ के एंट्री नहीं होता, आप कोई भी हो आपको एंट्री मिलेगा। इस बात की पुष्टि आर्टिकल 29(2) करता है कि भाई जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार का एक बात अनुच्छेद 15 में भी किया गया है कि भाई जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव, कलर इत्यादि के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इस पे एक पिक्चर भी बना है, आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना का। इनके अलावा एक ग्रुप ऑफ आर्टिकल है, यहाँ भी आप देख लेंगे 19 में जो आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन इस बार CHSL नहीं पूछा है, लेकिन ये मैक्सिमम जो SSC के एग्जाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा करता है। इस बार संविधान में सिर्फ DPSP, स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्य और आपका जो फंडामेंटल राइट से कुछ एक बातें यहीं तक सीमित रखा है, और 1-2 आर्टिकल पूछ लेते हैं कभी कभी, बस है ना। इस बार जो है संविधान में ज़्यादा छलांग नहीं लगाया एग्जामिनर ने। तो 19 वाला जरूर देख लीजिएगा। 19 के 1 जो है बाक एवं व्यक्ति का अधिकार है, 2 जो है शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने का है, 3 जो है सहकारी समिति जैसा संगम या संघ बनाने का अधिकार है, 4 है कि आप इंडिया में कहीं भी विचरण कर सकते हो अबाध रूप से, 5 है कहीं भी निवास कर सकते हो, 6 है कोई भी जीविका आप अपना सकते हो, है ना। इनके अलावा मार्च 2024 के अनुसार सहकारिता मंत्री, पता नहीं 25 बार पूछ चुके हैं ये, है ना। अभी इसी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो अमित शाह साहब। गृह मंत्री और आपका सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह थे अपने दूसरे कार्यकाल में, है ना। भारत की पहली जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो 1977 में। हिदायत दिया जाता है कि आप 2023 के मंत्रिमंडल मोदी साहब वाला जरूर देख के जाए, उनमें गिने चुने पोस्ट देख के जाए। आने वाले शिफ्ट में बिजली मंत्री वगैरह पूछे जा सकते हैं, आप देख के जाइएगा। मुझे क्या हो गया है। इसके अलावा जो 1977 में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे पहले, ये मोरारजी देसाई साहब थे। मैं आम खा लिया हूँ, उसका जो दूध होता है ना मुंह के पास का, वो शायद चला गया, खांसी आ रही है। मोरारजी देसाई भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का जो है रिकॉर्ड अपने नाम रखे हैं, और यही मोरारजी देसाई साहब है जब आपका रोलिंग प्लान की जो अवधारणा आई थी 1978 में, 1978 से 1983 के कार्यकाल के लिए, तो ये रोलिंग प्लान उन्हीं के समय आया था, मोरारजी देसाई के काल में, ठीक है। इसके अलावा
अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रोलिंग प्लान कब ब्रेक कर दिया गया, तो 1980 में ही ब्रेक कर दिया गया था। भले 83 तक के लिए बना था, क्योंकि सत्ता पलट होकर जो सत्ता है फिर से कांग्रेस के हाथ में आ गई थी, और कांग्रेस छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 80 से 85 फिक्स किया था। महावीर जयंती किस तीर्थंकर के नाम पे मनाया जाता है, तो जो 24वें हैं भगवान महावीर, इनके नाम पे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर VVI करके रखेंगे, अच्छे एग्जाम में आ जाता है, पार्श्वनाथ साहब, जो भगवान महावीर के पिता थे। इनके अलावा भगवान महावीर को जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, मेन फाउंडर माने जाते हैं। भगवान महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, जबकि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। श्वेतंबर, दिगंबर, अनिकांतवाद, स्यादवाद, ये चारों के चारों शब्द का संबंध जो है जैन धर्म से है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जो जनगणना 2011 के अनुसार जैन धर्म की तादाद कितनी थी इंडिया में, तो 0.4% है ना, इनकी वृद्धि रही थी जैन धर्म में, ठीक है, और 5.6% जो है इनकी संख्या रही थी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें। इनके अलावा भारत में प्रमुख जैन धर्म से संबंधित जो तीर्थ स्थान है ना, ये आपका क्या है भाई, तो ये है माउंट आबू राजस्थान, दिलवारा के जैन मंदिर है। पालीताना का जैन मंदिर ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात के अंदर है, पालीताना का जैन मंदिर। एक आपका मैंने बताया था, ये विवाद में भी रहा था एक बार भाई, झारखंड के अंदर जो पारसनाथ की चोटी है, तो ये तो याद रखना ही है, लेकिन झारखंड के अंदर एक जैन तीर्थ स्थल है जिनका नाम समेध शिखर है, इनको भी ध्यान रखना है ना। तो ये सब जो है जैन धर्म से संबंधित बातें हो गई। इनके अलावा जैन धर्म में अन्न पानी को जो त्याग कर, अन्न पानी मतलब खाना पीना भाई, है ना, अन्न मतलब दूसरा नहीं, यहाँ पे खाना पीना है ना, तो जो खाना पीना यानी अन्न जल को त्याग कर जो अपनी ज़िंदगी को है ना समाप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसे संलेखना कहा जाता है, ठीक है भाई, तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो गुरु पर्व है, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को फॉलो किए थे, और किससे लिए थे दीक्षा, तो भद्रबाहु नामक जो है जैन साधु से लिए थे दीक्षा। यहाँ पे कुछ गलती तो मैं बोला हूँ, लेकिन क्या बोला हूँ थोड़ा सा देख लेता हूँ, सब मुझे रिलाइज हो रहा है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई जैन समुदाय के लोग जो है 0.4% है, ये सही है तो है, तो क्या गलती है, हाँ सही है भाई, 0.4% ही था 2011 में, ठीक है। इनके अलावा ये बता ही दिए थे। इनके अलावा जो है गुरु पर्व किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, ये आपका गुरु नानक साहब के जन्मदिन पे। हेमिस बौद्ध धर्म का त्यौहार है जो लद्दाख में मनाते हैं पद्म संभव के स्मृति में। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन पे मनाए जाने वाली त्यौहार है। राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे, है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे 31 अक्टूबर को, और युवा दिवस 12 जनवरी को, है ना। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे राष्ट्रीय पराक्रम दिवस हम मनाते हैं 23 जनवरी को। तो ये सब कुछ एक बातें ध्यान रखेंगे। मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में स्टेटमेंट दिया गया था, ऑप्शन में एक स्टेटमेंट था कि दीन इलाही धर्म के फाउंडर, तो सही बात है, अकबर ने दीन इलाही धर्म को फाउंड किया था। अकबर के काल को मुग़ल कालीन स्वर्ण काल कहा जाता है, सभी जानते हैं। अकबर के दरबार में जो 9 कवियों का टोली रहा करता था, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। अकबर के प्रारंभिक दिनों का संरक्षण कौन थे, बैरम खान थे। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर के सेनापति कौन थे, मान सिंह। अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इबादत खाना की स्थापना करवाए थे। ये सभी के सभी जो काम है, कीर्त है, ये अकबर से जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुग़लों का पहला नियोजित शहर, तो फतेहपुर सिकरी ही आंसर होगा। एक और शहर है मुग़लों का, उनका नाम क्या है, दीन पनाह नगर। कौन बसाए थे, हुमायूं ने बसाए थे, ठीक है। आगरा के लाल किला के निर्माण कौन किए थे, अकबर ने किए थे। अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल है। दहसाला बंदोबस्त अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल के द्वारा जो है चलाया गया था। अकबर सती प्रथा को अंत करने के लिए भी प्रयासरत रहे थे। अकबर के काल में भूमि व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था, है ना, पोलज प्रति नहीं क्या। इनके अलावा ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जानते थे, तो पहले कोलकाता स्टाइल में इनका नाम ब्रह्मो समाज, है ना, ब्रह्मो समाज, है ना, ब्रह्मो ओ रहता था लास्ट में, तो इसे ब्रह्मो समाज कह सकते हैं। बाद में आके बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था इसका। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था कोलकाता के अंदर राजा राम मोहन राय के द्वारा। बाद में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना भी हुई, है ना। इनके अलावा जो आपका आत्मीय सभा है, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही फाउंड किया गया है। बाद बाकी यहाँ पे जो भी समाज है, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, 1828 कोलकाता।
आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 कोलकाता। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 कोलकाता। यंग बंगाल आंदोलन डीरेजियो हेनरी विवियन डेराजियो 1826 कोलकाता। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1864 कोलकाता। तो इस प्रकार से जो है आप इसे देख लेंगे। ये पीडीएफ मैं आपको दे ही दिया हूँ, तो मैं यहाँ पे क्यों टाइम पास करूँ, चलता हूँ आगे। ठीक है, इनके अलावा भवई लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, या तो गुजरात होगा या तो राजस्थान होगा, क्योंकि ये दोनों होंगे। देखिए मेरे से ही नहीं, आप किसी से भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो पीडीएफ एक अलग बात होती है आर्ट एंड कल्चर की, लेकिन एक बार किसी भी टीचर के मुखार बिंदु से सुन लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर का एक चीज़ है वो हो सकता है कि एक से अधिक जगह एग्जिस्ट करता हो, और हो सकता है कि मेन वाला जहाँ आंसर होता है वो ऑप्शन में नहीं ना दिया जाए। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो 13 ताली में भी सेम कहानी है ना। 13 ताली एमपी भी होता है, राजस्थान भी होता है, ये दोनों है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? तो फर्स्ट प्रायोरिटी राजस्थान को देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी एमपी को देंगे। ठीक है, वैसे ही मैंने बताया है कन्फ्यूजिंग पेयर में एक घूमर है और एक घुमुरा है ना, घुमुरा। इसमें खाली हर्षुकार का फर्क है। तो घूमर आरजे यानी राजस्थान, राहुल जयकार नहीं भाई, और घुमरा जो है ये उड़ीसा में है ना। तो ये देखिएगा दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे राजस्थान का जो नृत्य है स्वांग है, 13 ताली है, घूमर महिला करती है, सुइसनी है, कलबेलिया, इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहते हैं। इनके अलावा गंगोर फेस्टिवल है, घपाल, पनिहारी, गिनाद, कच्ची घोरी, ये ध्यान रखेंगे राजस्थान के अंदर है। चंग भी होगा कहीं, चरी भी होगा, चंग भी होगा, तो चरी यहाँ पे है, चंग भी लिख लीजिएगा वो। इनके अलावा गुजरात में आएंगे, अच्छा गुजरात राजस्थान में भवई भी लिखिएगा। गुजरात में आएंगे गरबा, डांडिया, रास, भवई, तिप्पानी, जोरिन, भवई, सिद्धि, दिमाल, ये सब जो है आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई? गुजरात के अंदर। 2017 में एमटीएस ने क्वेश्चन पूछा जिसमें गुजरात ही ऑप्शन में थे भवई के लिए, और गुजरात को सही आंसर माना है। ठीक है, लेकिन गुजरात और आरजे दोनों ऑप्शन में रहे तो आरजे को सही आंसर मानना है। ठीक है, इसके अलावा चपल, गढ़वाली, कमाइनू, कजरी, झोरा, लासलीला, पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, बरदा नाटिस, ये सब जो है लंगवीर वगैरह ये उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड में छोलिया नृत्य को जोड़िएगा, छोलिया नृत्य को उत्तराखंड में जोड़ लेना है, शादी विवाह के अवसरों पर किया जाता है। और ये मार्ट आर्सल टाइप से, क्या बोलते हैं भाई, मार्शल आर्ट टाइप से जो है नृत्य है। हरियाणा में फाग नृत्य है, डाफ नृत्य है, धमाल, लूड़, गुग्गा, खोर, गगोर, है ना। ये गुग्गा नवमी का त्यौहार भी होता है। तो ये सब जो है आपका हरियाणा का है। महाराष्ट्र का लावनी, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला, दशावतार, तमाशा, मौनी, पोवारा, गौरीचा, बोधा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो ये जो है महाराष्ट्र से है ना। अगला है हमारा CH3NH2 का आयोपिक नाम पूछा है ना। अब ये लिखना तो मैं इतना जल्दी आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं 12 में पढ़ा था, मुझे आती है लेकिन उस लेवल से नहीं आती है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जो कमी है सो है, ठीक है, जो कमी है सो है भाई, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं सब चीज़ जानता होऊंगा, है ना। तो मैं खुद में जानता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे खुद पहले देखना होगा, पढ़ना होगा। मैं 12 में पढ़ा था, आज मेरे हम ख्याल में कम से कम 13 साल हो गए, 14 साल। एल्केन, यहाँ पे आप इससे मतलब रखिए, ये जो है क्या सफिक्स प्रफिक्स लगता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये तो आपको याद करना है। इसके लिए मैं अलग से दे दिया हूँ। फंक्शनल ग्रुप को समझा चुका हूँ किस में लगता है, ये हम नीचे देखेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आप मत जाइए, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं, लास्ट वाले पे। C2H6 इथेन कहते हैं इसे, मीथेन का भाई इथेन, है ना। इसके अलावा इसी प्रकार से आपको पढ़ लेना है, लेकिन कहाँ से पूछा है ना, तब ये डाउन लग रहा है। क्लोरो इथेन देखिए यहाँ पे CH3CH2Cl होता है। इथेनॉल CH3CHO होता है, इथेनॉल। यहाँ पे जो पूछा गया है वो निचला वाला पूछा गया है, ये वाला, है ना। मिथाइल एमाइन पूछा है, CH3NH2 अगर पूछा है तो मिथाइल एमाइन होगा। एमिनो मिथेन भी इसे बोलते हैं या मिथाइल एमाइन बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे जो मैं बोला कि फंक्शनल ग्रुप से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हालांकि आ जाए OPSC नाम पूछा है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप से भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे OH ऐड हो जाता है तो एल्कोहल हो जाता है, जैसे CH3OH मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। C2H5OH इथाइल एल्कोहल। जैसे मैंने क्या बताया था कि CnH2n+2 क्या होता है, एल्केन होता है।
इसमें से अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो इसे हम जो बचता है उसे R से डिनोट करते हैं और उसे एल्काइल कहते हैं। ठीक है। और एल्काइल में आपको फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं और जो चीज़ रहता है वैसा मैं पढ़ देता हूँ। जैसे मीथेन से एगो हाइड्रोजन रिमूव किया गया है, मिथाइल बन गया है, अल्कोहल ग्रुप जोड़ दिया, मिथाइल अल्कोहल हो गया। आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है। उसी प्रकार से एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। जैसे मिथाइल एल्डिहाइड यहाँ पे है, मिथाइल एल्डिहाइड है ना। तो इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे। कई बार आप हमसे पढ़े भी होंगे और ये कई बार PDF में आप देखे भी होंगे। इनके अनुसार एक क्वेश्चन पूछा गया और जनगणना 11 अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा शहर कौन सा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में पूछा था, जो बड़े शहर है हमारे महानगर हैं, परंतु दिल्ली ऑप्शन में नहीं दिया गया था, ऐसा बच्चा ने लिखा है। अगर दिल्ली नहीं होगा तो फिर उससे छोटू होगा, यानी जो आपका चेन्नई वगैरह है वो हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था मेट्रोपॉलिटन में। इनके अलावा कुई भाषा बताए हैं, कुई भाषा क्या होती है, कुई भाषा, कोकबरोक भाषा, गालो भाषा है ना। इसके अलावा अभी मेधावी भाषा, जो अभी साउथ में चर्चा का विषय भी रहा था, मेधावी या मेधावी भाषा। तो ये सब जो आपको ध्यान रखना है। तो कुई भाषा उड़ीसा में लोग बोलते हैं कुई भाषा। ठीक है। कोकबरोक त्रिपुरा में बोलते हैं। मराठी और गुजराती किस फैमिली की भाषा है, इंडो फैमिली के, इंडो आर्यन के। और जो भी साउथ स्टेट की भाषा है वो किस फैमिली से हो जाएगा, द्रविड़ फैमिली से हो जाएगा ना। इनके अलावा गालो भाषा कहाँ बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोलते हैं। अपनी पड़ोसी देश की भाषा जरा सा देख लेते हैं। श्रीलंका में सिंहली और तमिल बोलते हैं, भूटान में जोंगखा बोलते हैं, बांग्लादेश में बंगला बोलते हैं, म्यांमार में बर्मी बोलते हैं, म्यांमार में दिवेही बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, म्यांमार में जो है बर्मी बोलते हैं और मालदीव में दिवेही बोलते हैं। ठीक है। बर्मा का नाम था, म्यांमार का नाम पहले बर्मा था, तो उससे पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा कौन सा एक बच गया भाई, अफगानिस्तान में दाड़ी पास्तो बोलते हैं, चाइना में चाइनीज बोलते हैं और पाकिस्तान में हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में वृद्धि दर जो है सबसे कम थी, आपसे पूछा गया है। तो सबसे कम पूछा था कि सबसे अधिक पूछा था? सबसे अधिक पूछा है तब न मेघालय लिखा हूँ, सबसे अधिक पूछा होगा तो मेघालय लिखा हूँ। ठीक है। सबसे कम पूछा जाए सबसे अधिक, यहाँ पे ग्राफ से आपको मैं दिखाऊंगा। मेघालय सबसे अधिक, सबसे कम जो है आपका नागालैंड। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको कभी भी एग्जामिनर शुरू और लास्ट वाला देता ही नहीं है ऑप्शन में। तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि किसी भी अच्छे बच्चे की एक तरीका है कि शुरू से 2 लास्ट से 2 हमेशा याद रखे। पहला और लास्ट तो सब याद कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश हो, अगर ज़्यादा पूछा है तो, कम पूछा है तो हो सकता है कि केरला हो, है ना। तो बताइएगा कि ये कम वाला पूछा था कि ज़्यादा वाला पूछा था। इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे कि दशकीय वृद्धि सबसे हाइयर किसके रहे, तो दादर नगर हवेली के। ठीक है। दादर नगर हवेली के, ये ध्यान रखेंगे। सबसे कम लिंगानुपात भी इसी का रहा था और सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का रहा था, जहाँ पे डेकेडिकल ग्रोथ इन तीनों में तीसरे स्थान पे है। ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना। आज हम नहीं, एक क्वेश्चन और पूछा है। स्वर्ण समिति के ने कितने मौलिक कर्तव्य को सुझाया था? कितनी बार पूछेंगे पता नहीं, 8 को, 3 क्वेश्चन तो रिपीट किया गया है। 11वां संविधान 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आपके जो है जोड़े गए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य से 2 करोड़ बार मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है, स्वर्ण सिंह समिति अपने मन में रखे, मतलब रिपोर्ट में 8 प्रकार के जो है देने का सुझाव किया था, 10 प्रकार के ऐड हुए और 11वां आया आपका कब, 11वां आया कब, 2002 में। देखिए एक है राष्ट्रगान इत्यादि का पालन जो है, राष्ट्रगान, राष्ट्र जो गीत है, झंडा है, उनकी सम्मान करना, ये आपका पहला में है, 51 के 1 के ए में है। और पहला और लास्ट वाला मैंने याद करना बोले कि ऐसे ही याद हो जाएगा, तो ये कुछ सोच के ही बोले होंगे कि भाई झंडा सबसे ऊपर, तो पहला तो ऐसे ही आपका याद हो जाएगा, दूसरा आपका इधर से याद हो जाएगा, बाद में कि आपको याद करना है। आज शायद सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 51 के 1 के ए वाला पूछा गया है कि टीचर कोई बच्चे को झंडा के लिए खड़ा करता है, ये मौलिक कर्तव्य के किस आर्टिकल का जो है व्याख्या किया जा रहा है। तो आर्टिकल 51 के ए होगा, है ना। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे कंटेंट चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेके एक ही जगह पढ़िए। एसएससी का एग्ज़ाम बढ़िया करने की मैं जो है ठाना हूँ, इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज थोड़ा सा मेरा तबीयत अस्वस्थ है, तो मैं थोड़ा धीमे ही बोलूँगा, है ना।
देखिए आज है आपका 8 जुलाई 2024 और आज जो है CHSL का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी 100% ओरिजिनल प्रश्न तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ ही इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट शब्द जो है कहीं ना कहीं मेरा ही ईजाद किया हुआ है। आजकल तो बहुत लोग बड़े बड़े चैनल भी इस चीज़ को जो है कैच करने लगा है ना। पहले बोलते थे कुछ और नाम देते थे, लेकिन ये जो नाम है ये लगभग हमने ही दिया है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट मैं दूंगा इसी फॉर्म में आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर क्वेश्चन नज़र आएंगे और आते आए हैं, आगे भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा जो कंटेंट है, जो ई बुक है या फिर जो लेटेस्ट 30 सीरीज है आपका SSC के लिए, है ना, SSC के लिए वो लेटेस्ट 30 सीरीज चल रहा है, एनालिसिस के वजह से अभी ड्रॉप किए हैं, उसमें 12 क्लास हो चुकी है, रेलवे की है। तो कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को आप क्लिक करेंगे, है ना, आपको व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको प्राप्त करना है। ठीक है भैया, फिर से बता दूं, मार्केट में SSC के एग्ज़ाम, DSSB के एग्ज़ाम, EPFO के एग्ज़ाम यानी जो भी TCS एग्ज़ाम कराता है उनके पैटर्न पे मैं ऐसा ई बुक बना दिया हूँ कि सभी क्लासेस, सभी किताब वगैरह पे भारी पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, और पर गया अभी तो 4-4 एग्ज़ाम झेले आप देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब तो बच्चे ही बोलते हैं, अब अपन क्या बोले। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा किस मौसम में होती है? एक दिन नहीं बताए हैं गुरुजी, और ये भी बताए हैं इसका ओरिजिन कहाँ से होती है। ठीक है, तो जो पश्चिमी विक्षोभ होता है आपका, इसके कारण वर्षा जो है सर्दी में होती है। ठीक है, और ये सर्दी में जो वर्षा होती है तो उस समय आपको पता है कि किस चीज़ की फसल रहता होगा, तो रबी की फसल रहता होगा। साहब रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं? तो सरसों आ जाते हैं, है ना, राई आ जाती है, गेहूँ आ जाती है, जई आ जाती है, तीसी आ जाती है, चना आ जाती है, यानी ये सब रबी की फसल है साहब। जो गांव के आदमी है वो तो ऐसे ही इनको फ्री वाला गिफ्ट वाला नंबर होता है, शहरी आदमी को ये भी याद करना पड़ता है। तो ये सर्दी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, अर्थात पंजाब और हरियाणा में अधिकांश वर्षा होती है, जो रबी के फसल को फ़ायदा पहुंचाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर से होती है। कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है। एक आपने क्वेश्चन कई बार अटेंड करा होगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो स्वेज कनाल जो है, स्वेज नहर जो है, ये जोड़ने का काम करता है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने करवाया? ये भी क्वेश्चन आप कई बार एग्जाम में अटेंड किए होंगे। तो जो स्वेज नहर है इनका राष्ट्रीयकरण करवाया था कर्नल नासिर। कौन करवाए थे? कर्नल नासिर करवाए थे। और ये कर्नल नासिर कहाँ के रहने वाले थे? तो इजिप्ट के रहने वाले थे, इजिप्ट के। आपसे एक क्वेश्चन और अभी पूछा गया है कि 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे चीफ गेस्ट कौन थे? CG कौन थे? तो भाई इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी वर्तमान वाले आए थे 74वें पे। 75वें पे आए थे आपका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, मैं कहीं से कहीं जाता हूँ, आपको ये बात पता होगा, सुनना चाहिए। और सभी काम की बात करूँगा बंधु, मेरे भाई मेरे बहन, मैं कोई भी फालतू की बात नहीं करूँगा। और यकीन आप तो नहीं करोगे क्योंकि चैनल छोटा, मैं भी छोटा, है ना। तो भाई ये है कि मैं पूरी तरीके से समर्पित हूँ आपको सफलता दिलाने के लिए। मेरा यही एक लक्ष्य है, और इसके सिवा नौकरी और इसके सिवा और कोई चीज़ सोचता भी नहीं। मेरे पास ना तो फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना होना है, ना चाहता हूँ, है ना। चलिए, अल नीनो ला नीनो, अल नीनो ला नीनो ये मैंने पहले भी बता रखा है क्या होता है। देखिए अल नीनो जो है ये आपको जल को क्या कर देता है? हॉट कर देता है। और ला नीनो क्या करता है? जल को कोल्ड कर देता है। ठीक है, ये घटना किस महासागर की है? तो प्रशांत महासागर की है। प्रशांत महासागर सभी महासागरों में सबसे बिग एंड डीपेस्ट है ना। ये जो है सबसे गहरी भी है और सबसे बिगेस्ट भी है, सबसे डीपेस्ट भी है। कौन सा भैया? प्रशांत महासागर। इसमें आपका अल नीनो आता है, ला नीनो आता है। साहब अगर दाब के फॉर्म में इसी को पूछे तो क्या आंसर दोगे? अल नीनो में जो है जल की सतह की दाब कम हो जाती है, उल्टा साइन मतलब कम। और जो ला नीनो है इसमें जलीय सतह की दाब अप हो जाती है, बढ़ जाती है।
समझ में आ गया। और इसका जो है आपका विश्वव्यापी असर पड़ता है ना, कि भाई ऐसा नहीं कि जिस क्षेत्र में यह होता है वहीं पे पर्यावरणीय इफेक्ट पड़ेगा, इसका इफेक्ट हर जगह पड़ता है। इनके अलावा जो आपका भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आती है, तो साउथ के केरल में आती है। और ये कब आती है, तो जून के प्रथम सप्ताह के दौरान आती है, जिसे मानसून प्रफुष्टन का काल कहा जाता है। शीतकाल में बरसात तमिलनाडु में भी होती है, साउथ के और स्टेट में भी होते हैं, और अभी अभी आपने देखा पंजाब और हरियाणा में भी हो रहा था, है ना। केरल के अन्य दक्षिणी राज्यों में मानसून पूर्व वर्षा, केरल के साथ साथ अन्य दक्षिणी राज्य है ना, जो भी दक्षिणी स्टेट है वहाँ पे जो मानसून के पूर्व में वर्षा आती है, कर्नाटक वगैरह में, इसे आम्र वर्षा या आपका कॉफ़ी सावर, है ना, कॉफ़ी सावर कहते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा चेरी ब्लॉसम भी कह देते हैं, लेकिन चेरी ब्लॉसम इसलिए मैं इसके साथ नहीं बताता हूँ क्योंकि चेरी ब्लॉसम नामक एक त्यौहार भी होता है जो पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों से टकराने के बाद जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं, और यह पश्चिमी घाट, मेघालय की पहाड़ी इत्यादि क्षेत्र में होते हैं। जहाँ पे वर्षा होती है उसे पवना विमुख ढाल कहते हैं, और जहाँ वर्षा नहीं होते हैं उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। 1 करोड़ बार समझा चुका हूँ कि ये पवना विमुख ढाल क्या होता है और ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। मान लीजिए ये जल राशि है और ये आपका पहाड़ी भाग है, तो यहाँ से जो वेपर इससे टकरा के इसी साइड जो वर्षा करा देता है, तो इसके विपरीत वाले साइड वर्षा से वंचित रह जाते हैं। तो जो जहाँ पे वर्षा नहीं होता है उसे वृष्टि छाया, वृष्टि माने वर्षा, है ना, वृष्टि छाया यानी इसका शैडो प्रदेश कहा जाता है। और जहाँ पे वर्षा हुआ तो इस ढाल पे, इस स्लोप पे जो है पवना विमुख ढाल कहलाते हैं। ठीक है भाई। मानचित्र पर 2 समान वर्षा वाले स्थानों को जो मिलाती है जो रेखा, मान लीजिए यहाँ भी 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है और ये है पटना, यहाँ भी 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो इनको अगर मानचित्र पे दिखाएंगे तो इस लाइन को क्या कहते हैं भाई, आइसोहाइट लाइन कहते हैं, है ना। नाम से ऐसा लग रहा है कि आइसोहाइट 2 समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाने के लिए यूज की जाने वाली लाइन होगी, लेकिन नहीं, आइसोहाइट वर्षा के लिए है, वहीं पे ऊंचाई वाले स्थान को आइसोहाइप्स रेखा से दर्शाया जाता है। आइसोहाइप्स, है ना, ध्यान रखेंगे, है ना भैया, ये कंफ्यूजिंग पेयर है। इनके अलावा वर्षा को आप रेन गेज में मापते हो, किससे मापते हो, रेन गेज से मापते हो वर्षा को, तो इसे भी ध्यान रखना है, रेन गेज से। इसके अलावा पंखीरा लोक गीत किस राज्य से संबंधित है, आपको पूछा गया है। पखिंडा, तो ये आपका आरजे राजस्थान से है। पंडवानी लोक गायन कला छत्तीसगढ़ से है, तीजन बाई, उषा बारले, है ना। इसके अलावा भटियाली गीत ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। जुगनी, गोरियन, बोलियन, यह पंजाब से संबंधित लोकगीत है। आपने जुगनी वाला गीत सुना भी होगा, जुगनी जुगनी, ये वाला नहीं, क्या बादल पिक्चर का गीत है, अमरीश पुरी और बॉबी देओल इत्यादि जो है उसमें हीरो है। ठीक है। इसके अलावा सोहर बिरहा बिहार से संबंधित लोकगीत है ना, सोहर बिरहा, यहाँ पे चैता भी होता है, यहाँ पे बरमासा भी होता है बिहार के अंदर, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं सोहर बिरहा आते हैं। कजरी आपका उत्तर प्रदेश फर्स्ट चॉइस, अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं है तो उत्तराखंड के साथ जाएंगे। मूमल पपीहा पिपली कागा, है ना, मूमल पपीहा पिपली कागा, ये आपका राजस्थान से संबंधित है। कहाँ पे गाया जाता है ये वाला गायन, तो ये राजस्थान में गाया जाता है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके जो है एगो सोरा भी गायन होता है। ठीक है, सोरा गायन भी होता है। सोरा आपका बुंदेलखंड रीजन में गाया जाने वाला है ना। इनके अलावा सोरा में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है मुझे, नहीं जी ठीक है, गाया जाता है ना, फसलों कटाई के दौरान गाया जाता है। जमाने से पढ़े हैं भाई। परावैंगनिक किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, जोहान्स विलियम रिटर के द्वारा। ये तो फ्री का 2 नंबर आपको दे गया जी, फ्री का 2 नंबर दे गया, एक दिन बताए होंगे, है ना, जोहान्स विलियम रिटर के द्वारा। परावैंगनिक किरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, परावैंगनिक किरण से जो हमारी रक्षा करती है ये है ओजोन लेयर। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है,
तो आप कहते हो ऑक्सीजन के 3 पर जो है आपका अणु मिलके ओजोन का एक अणु बनता है, O3 इसका फॉर्मेशन है। ओजोन लेयर जो है वायुमंडल के किस परत में है, तो आप कहते हो समताप मंडल में स्थित है। और ये ओजोन लेयर क्या करता है, तो ये यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज से जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है भाई। ओजोन गैस जो है ये स्वास्थ्य के मतलब संपर्क में डायरेक्ट आने से ये भी हानिकारक है। ऐसा मत समझिए कि फायदा कारक है अगर आप डायरेक्ट संपर्क में इसके आएंगे तो, है ना, ये हानिकारक है, लेकिन ये परावैंगिक किरणों से हमें बचाती है, इसके लिए यह बहुत लाभदायक है। नहीं तो पृथ्वी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है अगर ये न रहे तो। ठीक है। जैसे कोई बहुत बड़ा पढ़े लिखे बच्चा ये सोचे कि ऑक्सीजन लेते हैं उसके जगह पे ओझोने ले लें ठीक है। इनके अलावा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में करा था। ये लेकिन डेड सेल थे ना, ये डेड सेल थे। आज मैं धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ, आज ये भी एक्सपीरियंस थोड़ा कर लूँ। और ये जो लाइव सेल था ना, इनके खोज 1674 में आपको कौन किए थे, ल्यूवेनहॉक साहब ने किए थे। ठीक है। कोशिका मैंने कई बार पढ़ा चुका है आपको। सबसे पहले इसे 2 भागों में बांटते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में आपका क्या होता है, सेल वॉल होता है जो उनको डिफरेंट बनाता है, साथ ही साथ पिगमेंट भी होता है। इनके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें आपका यूकेरियोटिक टाइप का कोशिका पाया जाता है ना। जो भी आपका सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे प्राणी है, यूकेरियोटिक टाइप का सेल पाए जाते हैं। और हम लोग में माफ़ कीजिएगा, प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाता है। और हम लोग यूकेरियोटिक सेल वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है गरीबी वाला होता है, यूकेरियोटिक अमीर वाला सेल होता है। इसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इत्यादि पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। ये भी एक अंतर विभेद है। नहीं तो बुलो में, है ना, लाइसोसोम की जगह राइबोसोम भी बोल देना कि ये भी नहीं पाए जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, चाहे तो प्रोकैरियोटिक हो चाहे तो यूकेरियोटिक हो, है ना। एक्स किरण की खोज बता दिए थे। कोशिका की खोज हो गई यहाँ से छोटू सा। इसके अलावा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक साहब ने किया था। अब न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, है ना। तो आप कहोगे साहब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इनके अलावा पॉजिट्रॉन की खोज, ये एंटी कण है पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन साहब ने किया था। न्यूट्रॉनों की खोज, देखिए ये है न्यूट्रॉन, ये जो है परमाणु के मूल भौतिक कण है न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना। पहले तो अविभाज्य बताया गया किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा, कि भाई परमाणु जो है अविभाज्य है। बाद में अलग अलग वैज्ञानिक ने, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने प्रोटीन का और चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। ये न्यूट्रिनो है, इनके खोज पॉली महोदय ने किया था। पीएस स्केल का नाम आपने जरूर सुना होगा, जहां से आप अम्लीय और क्षारीयता का पता लगाते हैं। तो उस स्केल का खोज जो है सोरेनसन महोदय ने किया था। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल साहब थे। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट, इसकी जो आपकी मुख्यालय है वो जेनेवा के अंदर स्थित है। और प्रतिवर्ष 8 मई को आप रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में, यह हेनरी ड्यूनांट को ही दिया गया था 1901 ईस्वी के अंदर, क्योंकि नोबेल पुरस्कार की स्टार्ट 1901 में हुई थी। अति चालकता की खोज, अब ये अति चालकता क्या है ना, सुपर कंडक्टर है ना। तो सुपर कंडक्टिविटी की खोज कैमरलिन ओन्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। अति चालक आपने सुना होगा, है ना। अति चालक से जो है आपको कथन के रूप में भी क्वेश्चन आते हैं। तो अति चालक कोई चीज़ कब बनेगा, जब उसकी रेसिस्टेंस जो है काफ़ी कम होंगे, है ना। तो इस प्रकार से लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है। एक अर्धचालक होता है, अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो एक अर्धचालक है कि एक लिमिट टेम्परेचर को क्रॉस करता है तो चालक जैसे बिहेव करने लगता है, और एक दायरे से नीचे टेम्परेचर प्राप्त होता है तो बैड कंडक्टर बन जाता है, यानी अचालक कुचालक बन जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। जैसे सोलर लाइट वगैरह आप देखे होंगे, है ना। इनके अलावा अष्टक का नियम, ये कौन दिए थे, तो न्यूलैंडस ने दिए थे। और ये कैल्शियम तक लागू होता था। यही जब भी पूछता है एसएससी, यही पूछता है कि अष्टक का नियम कहाँ तक लागू होता है। गति के 3 नियम और शीतलन के नियम कौन दिए थे, तो न्यूटन साहब ने दिए थे। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत कौन दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। क्या है ग्राफ, E बराबर mc², जहाँ पर C क्या है आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, C क्या है, या फिर C की वैल्यू लिख पाओ तो और अच्छा। अल्फा किरण की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज से भी जुड़े रहे थे रदरफोर्ड, साथ ही साथ गोल्डस्टीन एगो गांव घर में जो है
गोल्ड स्टार का जूता आता था पहले 150 रुपया में, और बच्चे का जो है ये स्टूडेंट वाला जूता है उस रेंज में हम वही जो है खरीद सकते थे। इनके अलावा रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। एक रेडियम आता है, रेडियम आपने देखा होगा रोड के किनारे लगा रहता है, रेडियम की खोज जो है क्यूरी मैडम ने की होती है ना, क्यूरी। अगर मान लीजिए कि भाई रेडियो सक्रियता की इकाई पूछा है तो ऐसे तो अलग इकाई भी होता है, लेकिन अगर कोई नया ऑप्शन में है तो क्यूरी भी चलता है। इनके अलावा ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले महोदय ने किया था। रेडियो तरंग की खोज मैक्सवेल ने सबसे पहले प्रकल्पना की थी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आंसर वेरी करता है। अगर रेडियो तरंग, रेडियो वो अलग चीज़ है बजने वाला भाई, ठीक है, वो तो फिर अलग हो जाएगा। ये रेडियो तरंग है, वेव की बात है, तो रेडियो तरंग वेव की जो है सबसे पहले परिकल्पना मैक्सवेल महोदय ने किया था, और इसी के परिकल्पना के आधार पे इस चीज़ को आगे बढ़ाया और इनका प्रॉपर्टीज वगैरह हेनरिक हर्ज ने दिया। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा शिक्षक ने बच्चों को राष्ट्रगान में शामिल होने के लिए खड़ा किया है, यह किस अनुच्छेद की पुष्टि है, इस प्रकार की क्वेश्चन आई है। तो ये 51 का ये फ्री का 2 नंबर दे के गया आपको। मैं सब दिन बताया हूँ पहला और लास्ट याद करना ही नहीं है, तो जो बच्चे सिर्फ इतना ही भी बात सुन लिया होगा उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने सर्वदा बताया है कि हमारे लिए है ना राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान है ना, ये सब सर्वोपरि है, और इनको जो है हमें जो है सबसे पहले मौलिक कर्तव्य होगा हमारा कि इनका आदर सम्मान करें। तो पहला जो है इसी में रखा था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया है। ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो मैं सब दिन आपको लगभग एनालिसिस में एक न एक शिफ्ट में तो दिखा ही देता हूँ, ताकि आप जो है कूल रहो, अपडेट रहो, है ना, चीज़ों को समझे रहो। जब भी पकड़े 2 नंबर पकड़ के लपेट लो, है ना। तो देखिए 51 के ए में है ये आपका संविधान का पालन करना, आदर्श और राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। 1 के बी में है उन महान आदर्श वाक्यों को संजोना जिन्होंने देश भावना को जागरूक किया, प्रेरित किया या हमें देश सेवा के लिए तत्पर करता है। 1 के सी है कि अखंडता, एकता, संप्रभुता इत्यादि की रक्षा करना। डी में है कि अगर कभी कदाचित जरूरी पड़ जाए देश सेवा में तो हम तत्पर रहेंगे, ना नहीं कहेंगे, हमारा कर्तव्य है। तो ये सब जो चलता है यहाँ पे। हम चलते हैं आगे, कई बार आपने ये चीज़ देख चुका है। इसके अलावा इन सब में से सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाली है, एक तो आपका भाईचारा को बढ़ावा देना 51 ए के ई वाला, ये काफ़ी पूछा जाता है, और एक आपका ये वैज्ञानिक मानवतावाद कहाँ गया, ये है ये एच ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है भाई। 11वां मौलिक कर्तव्य जब भी आपसे पूछेगा तो यही संशोधन पूछता है, तो आप बता दीजिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जो मौलिक कर्तव्य पे काम किए थे ये स्वर्ण सिंह समिति थे, लेकिन इन्होंने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, लेकिन ऐड हुआ 10 प्रकार के। और 11वां कब आया ये तो आपके सामने अभी बात कर ही लिया। भारत की सबसे पुरानी क्रिकेट क्लब पूछा है, कोलकाता। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल क्लब भी कोलकाता। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुआ था, ठीक है। हाँ, तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत बता रहे थे, 1934 में हुआ था। ये भी पुराने हैं, और ये किसके नाम पे हैं, है ना, अभी आपसे पूछा था, महाराजा रंजीत सिंह के नाम पे है ये। इनके अलावा भारत की सबसे पुरानी नेशनल पार्क ये 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के अंदर है, और इस नेशनल पार्क का अब नाम बदल के क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। इनके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक अन्य नाम और है, क्या नाम है भाई, हेली नेशनल पार्क है। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। भारत ही नहीं, एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज मुंबई एक स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में है ना स्थापित हुए थे। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय खेल 2023 में तीसरे क्रमांक पे नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि सबसे अधिक पदक किसने प्राप्त किया है। एक बच्चा बोल रहे हैं कि 3rd रैंक, 3rd नहीं, ये ऐसा लिखा है, देखिए मैंने इसे जोड़ा है 2023 ऐसा, अब फिर यहाँ पे कॉमा डाल दिया, फिर बोलता है रैंक, है ना, ऐसा जोड़ा है मैंने इसको। तो आप लोग इसको बताइएगा कि ये 3rd रैंक है कि ये पहला रैंक पूछा है। लेकिन मैं जहाँ तक गारंटी आपको दे सकता हूँ, इस क्वेश्चन को पहला रैंक ही पूछा गया होगा। जितना मेरा अनुभव है, आज तक जब भी राष्ट्रीय खेल पूछता है, या तो जीता हुआ टीम का पार्टिकुलर गोल्ड पूछ लेता है, ओवरऑल इसका पदक पूछ लेता है, या फिर कौन जीता डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो जो भी हो, मैं पूरा फैक्ट यहाँ पे देता हूँ। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ था, जहाँ पे कितने खेल शामिल थे, 43 खेल शामिल थे।
गोवा के कितने शहरों में हुए? तो 5 शहरों में। कौन कौन से? मपुसा, मडगांव, पंजिम, पोंडा, बास्को। ये सब के सब दे चुके हैं और मेरे ख्याल में ई बुक का पहला पेज है जो आपको डेमो के तौर पे भी दिया जाता है, उसी से ये क्वेश्चन है ना। जो बच्चे नहीं भी लिए होंगे, कम से कम सुन रहे हैं तो डेमो वाला पेज ज़रूर देख लेंगे भाई। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ था। विजेता सर्विसेज, उपविजेता महाराष्ट्र तथा 36वां राष्ट्रीय खेल में जो खेल शामिल थे 36। कै गो शहर में हुआ था? 6 गो में। 36वां के जो शुभंकर थे क्या थे भाई? सबाज। क्या था? सबाज है ना। और 37वां का जो शुभंकर था ये क्या था? मोगा। क्या था भाई? मोगा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। शुभंकर मतलब भाई आपका जो है गुड लक के लिए होता है ना शुभंकर। मस्कट बोलते हैं जिसे, है ना, मस्कट एगो शहरों का नाम है ना। चलिए, तो ये सब कर लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। क्या ही बताएं, आपका एग्जाम था, मैं उस दिन एक कम्युनिटी पोस्ट लगाया था। उस कम्युनिटी पोस्ट में एक उत्तराखंड का कोई लंगवीर नृत्य था, वो पहले शिफ्ट में आ गया, तो वो शाम को ही कम्युनिटी पोस्ट में लगाया था। तो अब क्या ही है। चलिए देखिए, इसमें विजेता रहा महाराष्ट्र। तो ये 37वां की बात है, 37वां की बात हो रही है, कान खोल के सुन लो। सीजीएल के एग्जाम में भी यहीं से याद किए हुए नहीं डाल देना। सीजीएल के एग्जाम तक जो है हो सकता है कि आपका जो 38वां राष्ट्रीय खेल हो उत्तराखंड के अंदर, उससे क्वेश्चन आने लगे तो फिर अलग हो जाएगा। तो अभी जो है फिलहाल तो महाराष्ट्र विजेता है 80 गोल्ड 69 और 79 ब्रॉन्ज के साथ 228 मेडल के साथ पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे सर्विसेज और तीसरे स्थान पे हरियाणा। 36वां वाले में सर्विसेज जीता था और महाराष्ट्र रनर अप रहा था। पंडित बिरजू महाराज के बारे में पूछा है तो कथक से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज महान कोरियोग्राफर, कथक नृत्य से संबंधित। इनका वास्तविक नाम बृजमोहन शर्मा, माफ कीजिएगा। इनके अलावा जो पंडित बिरजू महाराज है, इनका घराना पूछता है तो क्या बताने का? कालका बिंदा दिन लखनऊ घराना, कालका बिंदा लखनऊ घराना। इस प्रकार से आप कर लेंगे। इनके अलावा पंडित बिरजू महाराज का जो गीत है ना, डायरेक्टिव पूछते हैं तो आप क्या लिखना है? मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। इस गीत में भी इन्होंने अपना जो है सेवा दिया है। इनके अलावा डेढ़ हिस्कियाँ, देवदास, है ना। इनके अलावा एक और पिक्चर आया था देवदास डेढ़ हिस्कियाँ, बाजीराव मस्तानी। इन सभी पिक्चरों में जो है इन्होंने अपना सहयोग किए हैं। इनके अलावा यहाँ पे कथक नृत्य के बारे में थोड़ा सा पेपर काट लिया हूँ अपनी वाली टॉपिक वाइज सेक्शन से। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें हिंदुस्तानी के साथ साथ इस्लामी कला का भी समावेशन है, यानी हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम धर्म से भी जो भी उनके नृत्य वगैरह में यूज किया जाता है, इसमें भी किया जाता है लगभग। कथक नृत्य अवध के नवाब वाजिद अली शाह से संरक्षण प्राप्त किए थे। इनके प्रमुख कलाकार में सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, शोभना नारायण, पंडित लच्छू महाराज, नालनी कमालनी अस्थाना, कुमदनी लखिया, शाश्वती सेन, रोहिणी भाटे, समा भाटे भी लिख लीजिएगा, कोई समा भाटे भी है ना। तो ये जो है आपके कथक में आ जाएंगे, है ना। जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना समेत कई प्रमुख घराना है, जिसमें आपको सभी घराना के संस्थापक किराना घराना भी है, मेवाती घराना भी है ना। तो रामपुर घराना भी है ना। भिंडी बाजार घराना भी है, दरभंगा घराना भी है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन वही एग्जाम में नहीं आता। इनके अलावा पंडित बिरजू महाराज को जो है संगीत नाटक अकादमी 1964 में मिला है। और आपका पद्म विभूषण इनका ज़्यादा पूछा जाता है 1986 में। ये सब बड़े एग्जाम सीजीएल वगैरह में। सितारा देवी 1973 और इनको जो है संगीत नाटक अकादमी सितारा देवी मैडम को 1969 में मिला है। शोभना नारायण 1992 और रानी कर्ण को 2014 में पद्मश्री दिया गया है। अभी जो नालनी कमालनी अस्थाना बहन है, इनको लेटेस्ट 2022 में पद्मश्री दिया गया। इनके अलावा झेलम उत्सव या बितस्ता उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोई बोल रहा है बिस्तता उत्सव था, तो भाई बिस्तता था तो कई बार बताया ना, कल शाम को भी तो बताया है कि बितस्ता, पुरुषनी, आस्किनी, सुतुद्री, सदानीरा, ये बिपाशा, ये प्राचीन काल में किस किस नदियों को कहा जाता था? फिर से सुन लेना, वहाँ से ये क्वेश्चन पिक कर सकते थे जिनको अगर नहीं पता था। ठीक है, बिपाशा कहा जाता था बिपाशा बसु को, नहीं, बिपाशा कहा जाता था ब्यास नदी को। किसको? ब्यास नदी को कहा जाता था। फिर हमें एक सुतुद्री ये कहा जाता था सतलज नदी को, है ना, सतलज को। फिर हमें कहते सदा नीरा माने सदा पानी रहने वाला, गंडक को कहा जाता था।
इनके अलावा आपका कहा जाता था आस्किनी, आस्किनी ये कहा जाता था भैया चिनाब नदी को। फिर कहते थे हम पुरुषनी, पुरुषनी हम कहते थे भाई रावी नदी को। फिर हम कहते थे बितस्ता, बितस्ता हम कहते थे झेलम नदी को। ठीक है, तो ये कुछ नदियाँ जिनका प्राचीन काल में अलग अलग नाम हुआ करता था। तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब इस प्रकार के जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं, कोणार्क नृत्य महोत्सव, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर से आप पकड़ के जो है 2 नंबर छीन लीजिएगा तो उड़ीसा हो जाएगा। हम्पी, हैप्पी है नहीं, हेम्पी नहीं, हेम्पी है, हम्पी है ना, खंडर है ना हम्पी। हम्पी उत्सव, तो हम्पी उत्सव आपका कहाँ पे होगा, कहाँ पे है हम्पी, तो हम्पी का खंडहर भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में है हम्पी का खंडहर। तो हम्पी का खंडहर आपके कर्नाटक में, तो कर्नाटक में ही हम्पी उत्सव होता है। याद रखें, हम्पी उत्सव को विजय उत्सव भी कहा जाता है, विजय फेस्टिवल भी कहते हैं, है ना, विजय फेस्टिवल भी कहते हैं। कुल्लू दशहरा, ये कुल्लू जगह का नाम है। एप्पल वगैरह खाते होंगे आप, लोग घूमने भी जाते हैं यहाँ पे, है ना, जो है शादी के बाद भी लोग जाते हैं, पहले भी जाते होंगे पता नहीं। तो ये जो है आपके कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा इसे रोशनी का त्यौहार भी कह लेते हो। कुल्लू दशहरा को क्या कह लेते हो, रोशनी का त्यौहार कह लेते हो, ध्यान रखेंगे, रोशनी का त्यौहार कह लेते हैं। इनके अलावा बस्तर दशहरा, ये छत्तीसगढ़ में लगती है, ये 75 दिनों तक लगती है। गंगा सागर मेला पूछा जाता है मकर संक्रांति के समय, कोलकाता के अंदर लगती है गंगा सागर मेला। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना, अपनी अनुभव ही शेयर करता रहता हूँ भाई। दक्षिणेश्वर काली मंदिर नाम सुनने से अगर पहली बार बच्चा सुनेगा तो उनको लगेगा कि कोई साउथ के स्टेट मार देते हैं, लेकिन गलती हो जाएगा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है कोलकाता के अंदर है। ब्रह्म समाज के फाउंडर पूछे हैं राजा राम मोहन राय, ये पहले शिफ्ट में ही बताया था, तो मैं यहाँ से सीधे आगे निकल लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा लोकरंग महोत्सव आपसे पूछा है भाई, लोकरंग मध्य प्रदेश, कितनी बार बताऊं, लोकरंग मध्य प्रदेश, है ना, लोकरंग हो। इसके अलावा जनजातीय जो और नृत्य वगैरह, जैसे आपका जवारा, है ना, जवारा नृत्य आपका हो जाएगा, राय नृत्य हो जाएगा, मटकी नृत्य आपका हो जाएगा, भगोरिया पर्व हो जाएगा, भगोरिया पर्व हो जाएगा, नाच हो जाएगा, माच नाच हो जाएगा, माच, है ना। इसके अलावा आपका मांडू महोत्सव हो जाएगा, मांडू। ये सब कहाँ पे है, तो ये सब जो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर होती है भाई, है ना, मध्य प्रदेश के अंदर होती है। इसके अलावा सांची का स्तूप कहाँ पे, मध्य प्रदेश। आप इसके अलावा खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश। खजुराहो को मंदिर को किसने बनवाया, चंदेल शासक। खजुराहो के मंदिर के अंदर सबसे बड़ी मंदिर कौन सी है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर है। उत्तर भारत में मंदिर किस शैली में बनते हैं, नागर शैली में बनते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बनते हैं। दक्षिण भारत की जो भाषा है कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सब किस भाषा परिवार की भाषा है, तो द्रविड़ फैमिली की भाषा है। राहुल द्रविड़ से याद रखिएगा। मोहम्मद गजनवी किस देश का था, भाई ये पहले ही आपका देखिए एसएससी लेटेस्ट 30 सेट क्लास नंबर 10 या 11 है। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान का है। चंगेज खां मंगोलिया का शासक है। तैमूर लंग समरकंद से भारत आए थे। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के रहने वाले थे। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, जो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। और तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ भारत पे, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो 1398 में हुआ था। ठीक है, और उस समय दिल्ली पे नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था, यानी तुगलक वंश का शासन चल रहा था। इब्न बतूता रेहला नामक किताब लिखा था, एमबीटी के काल में आया था। इनके अलावा जो आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच 2 युद्ध 1191 और 1192, है ना, 1192, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। फहियान और हेनसांग, जो फहियान है ये आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आए थे, और जो आपका हेनसांग है ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय रेल की शुरुआत पूछा है, फ्री का नंबर देके गया यहाँ भी, तो ये 1853 में है ना। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था, लेकिन राष्ट्रीयकरण बाद में किया गया, और रेलवे बोर्ड में अभी जो है पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे सिलेक्ट हुई जया वर्मा सिन्हा, जो वर्तमान में भी है। भारतीय रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 के मुंबई टू ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी तय करा था। कोंकण रेलवे की स्थापना और शुरुआत, ये 2 अलग अलग चीज़ है,
तो कोंकण रेलवे की स्थापना कहेगा, गठन कहेगा तो 1990। क्योंकि आप जानते हैं कि कोंकण रेलवे दूरी तो कम ही तय करती है, लेकिन करीब हजारों ये आपका जो है ये पुला को क्रॉस करके जाते हैं, क्योंकि ये सब पहाड़ी इलाके में जाते हैं। और ये आपका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक 3 स्टेट में जो है अपनी सेवा दे रहे हैं। इनके अलावा वंदे, अच्छा इसका मुख्यालय बताया था कोंकण रेलवे का बेलापुर CBD है ना, बेलापुर CBD। और जो अपना जो किलोमीटर आप देखते होंगे पटरी के किनारे लिखा रहता है ना, 1853/32, 1853/34, तो ये कहाँ से डिसाइड होता है? तो ये CSMT से डिसाइड होता है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से डिसाइड होता है। ठीक है भाई। एक बार एक रेलवे की एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा कि अप ट्रेन और डाउन ट्रेन से आप क्या समझते हैं? ठीक है भाई, कथन के रूप में सीख लो, खराबी नहीं करेगा। अप ट्रेन और डाउन ट्रेन, तो CSMT के लिहाज से जो ट्रेन मुख्यालय से दूर जा रहा है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम डाउन ट्रेन कहते हैं, जो मुख्यालय से दूर जा रहा है। और जो मुख्यालय के तरफ आ रहा है इसे हम अप ट्रेन कहते हैं। आज के बाद ये चीज़ क्लियर, जब भी डब्बे पे लिखा देखोगे बात याद आएगा। इनके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 2019 में हुई थी और ये आपका चला था दिल्ली से बनारस के बीच। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा, है ना। इनके अलावा यह टाटा ट्रस्ट के द्वारा पहली बार अभी लेटेस्ट शुरुआत हुई 2019 में की गई थी। भ्रष्टाचारी सूचकांक जो होता है ना आपका, ये कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये डायरेक्ट पूछता है, ध्यान रखें। इनके अलावा HDI इंडेक्स ये काफ़ी कम पूछते हैं, लेकिन इसकी रैंकिंग पूछ लेते हैं तो इंडिया का भी 134 है। और इंडिया का जो SDG आपका स्कोर है ये 0.644 इस प्रकार से है। इसके अलावा जो आपका MPI इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये आपका जारी करता है कौन? नीति आयोग। इसी के अनुसार बिहार को सबसे गरीब करार दिया गया था और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। और बंधु मैंने आपको ई-बुक में भी करा दिया हूं कि गरीब दूसरे स्थान पे कहे तो झारखंड, पहला स्थान पे कहे तो बिहार। और मैंने अभी ये भी बताया था कि अभी एक शैक्षणिक रिपोर्ट एक संस्था के द्वारा जारी किया गया, जैसे कि 2011 में सबसे कम साक्षर बिहार था, लेकिन अभी एक डाटा रिलीज हुई शैक्षणिक रिपोर्ट की एक व्यवस्थित संस्था के द्वारा, उसमें आंध्र प्रदेश को सबसे कम साक्षर घोषित किया गया है ना। तो बातों को घर से समझ के जाएंगे तो वहाँ काम आने ही वाला है, ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा। ठीक है, एक बच्चे ने क्या, जाने दीजिए, नहीं बोलेंगे, है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जर्मनी द्वारा, ये आपका वेल्थ हंड नामक जो संस्था है उनके द्वारा जो आपका भुखमरी सूचकांक होता है। विश्व नवाचार सूचकांक विपो के द्वारा, बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। भारत में गरीबी रेखा का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मदद से नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा करी जाती है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट किया गया, सेकेंड शिफ्ट में कि भाई प्रश्न में पूछा गया था सेम क्वेश्चन, और सेकेंड में भी कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद में? तो 29 और 30 में। यही आपका अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। मुंडारी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? भाई मुंडारी भाषा, मुंडारी, अब नृत्य से भी मुंडारी जाति भी होता है ना। तो ये आपका जो है झारखंड में हो जाएगा। अगर क्षेत्र पूछता है, अब पठार के रूप में देता है कि डेक्कन की पठारी भाग, मेघालय की पठार, छोटा नागपुर की पठार, या फिर अगर दिशा के साइड में देता है तो भाई आपका झारखंड की दिशा इंडिया के लिहाज से कहाँ पे? यहाँ पे है ना। और मैं पूरे नक्शा में अगर इंडिया को देखूँ तो ये कहाँ पे पड़ेगा? ठीक है, अगर सेंटर पकड़ ले, है ना, तो पुबारी साइड में पड़ेगा, है ना, ये पुबारी साइड में पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आ सकते हो। झारखंड कई आपको थोड़ा सा जो है दृष्टि को फैलाना पड़ेगा, मतलब दिशा के रूप में भी पूछते, मैंने एग्जामिनर को देखा है कि उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है, तो यहाँ पे आप दक्षिण पूर्व टाइप से आंसर हो सकता था इसका। बताइएगा क्या था ऑप्शन में। इसके अलावा कुई भाषा, ये उड़ीसा में बोले जाते हैं। गोवा कोंकणी जो है, गोवा में कोंकणी बोले जाते हैं। और कोंकणी भाषा जो है इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। इंडो यूरोपियन प्लेट के टकराने से आप कौन सा पहाड़ बना दिए थे? कोई बच्चा, है ना, कोई बच्चा बताओ, है ना। तो यूरेशियन, माफ़ कीजिएगा, वो यूरेशियन था, यूरोपियन नहीं था। इंडो और यूरेशियन जो आपका है ना, यूरेशियन, यूरेशिया का यूरेशियन, ये दोनों प्लेट टकराए तो आपका हिमालयाज बना, है ना, हिमालयास बना। ठीक है भाई।
तो यहाँ पे मैं उसी तरीके से लिखा देखा, इसलिए मैं ही कंफ्यूज हो गया, यूरोपियन के जो है यूरोपियन बोल दिया। भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना हिमालय। मेघालय में हजुंग और बांग्ला भाषा बोली जाती है, ठीक है भाई, हजुंग। त्रिपुरा में कोकबरोक, अरुणाचल प्रदेश में गालो भाषा बोली जाती है। अब पड़ोसी देश का थोड़ा सा हाल फिलहाल ले ले, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ। भूटान में जोखंगा, बौद्ध धर्म बहुल क्षेत्र है भूटान। म्यांमार में बर्मी, इसमें भी बौद्ध धर्म। मालदीव में दिवेही इस्लाम धर्म। लक्षद्वीप में भी दिवेही बोले जाते हैं, है ना। इसके अलावा जो चीन में है मंदारिन बोले जाते हैं। अफगानिस्तान में दारी या पास्तो बोले जाते हैं। सिंगापुर में, मलेशिया में तमिल भाषा भी बोले जाते हैं। इसके अलावा तमिल श्रीलंका में भी बोले जाते हैं। तो 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको तमिल बहुल क्षेत्र मिल जाएंगे, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका, है ना। इनके अलावा आर्टिकल 44 के बारे में क्वेश्चन आया है, तो कथन है नहीं। तो 44 क्या है? समान नागरिक संहिता है। उत्तराखंड पहली बार इसको लगाया है। ये DPSP के अंतर्गत आता है। अब अधिक से अधिक इससे ये पूछा जा सकता है कि ये किस नीति के अनुसार आता है। हो सकता है जैसे गांधीवादी, उदार बौद्धिक और आपका जो समाजवादी नीति है, तो इसमें ये कौन से कैटर में आता है, तो ये पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है। इसके अलावा फैक्टर कोस्ट से कुछ क्वेश्चन आया था। इसके अलावा वर्तमान 2011 के अनुसार सबसे गरीब राज्य पूछा था, तो ये तो बिहार होगा। 2000 जो आपका अगर नीति आयोग के अनुसार भी पूछ रखा है, नीति आयोग MPI इंडेक्स 2021, तो भी गरीब बिहार ही होगा गरीब में, है ना। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए कान खोल के सुन लीजिए बच्चे लोग, है ना। अगर आपको सिर्फ एनालिसिस का PDF चाहिए, हमारा सिर्फ एनालिसिस का PDF चाहिए, मैं किसी पे इम्पोज तो नहीं कर सकता ना, मैं तो सिर्फ एक राह दिखाने के काम का ही कर सकते हैं कि भाई जो हमारी बुक है, जो हमारी बुक तो नहीं कह सकते, ई-बुक कह सकते हैं। और ये बुक मैं इसलिए नहीं मार्केट में ला पा रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरी, है ना। तो ये जो है आपका एक जगह आपको SSC बेस्ट जो है, बेस्ट से बेस्ट जो है आपका कंटेंट मिल जाता है, ताकि अगर आप अच्छे वे में पढ़ लें तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी आपके एग्जाम के अंदर। और आप जो है 4 एग्जाम को इन्होंने झेला है, देखे होंगे, आप भी सुने होंगे, आपसे कुछ छुपा नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि अगर लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप ले सकते हैं, बाद बाकी इम्पोज नहीं है। इसके अलावा अगर सिर्फ किसी भी बच्चे को हमारा एनालिसिस का ही PDF चाहिए, जो मैं एनालिसिस कराऊंगा, जितना कराऊंगा उतना, तो टेलीग्राम से भी ले सकता है। उसके लिए कोई व्हाट्सअप मैसेज करने की जरूरत नहीं है ना, एनालिसिस वाले के लिए, ठीक है भैया। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 8 जुलाई 2024 और आज जो है आपका CHSL का एग्जाम था। 3rd शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई। 3rd शिफ्ट के एग्ज़ाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नज़र आती है और आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। साथ ही अगर आपको हमारी ये कंटेंट चाहिए जो ई-बुक है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में किया, ये 4 एग्ज़ाम झेला है SSC का जो है 2024 में, चारों एग्ज़ाम में अपना कर्तव्य दिखा चुका है। ये मैं नहीं कहते, आप ही तमाम स्टूडेंट कहते हैं। और जब क्वेश्चन मैं एनालाइज कराता हूँ तब लगता है कि वाह क्या बात है। तो आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, या फिर ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप जो है व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ये कंटेंट को जो है किसी पेड से आप कम ना समझें, है ना। अभी मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है, अभी मैं ऐसे ही, और वैसे भी मैं आपको बोला हूँ कि फ्री में ही पढ़ाऊँगा। जब भी एप्लीकेशन भी हो जाएगा फिर भी सिर्फ कंटेंट का जो दाम है ऐसे ही एक छोटा सा फी लिया जाएगा। बस जो खर्च हमारी होती है इसके ऊपर जो आदमी इंगेज होता है बस उतना चलना चाहिए, बाद बाकी रोज़गार तो हमें दिया ही है ऊपर वाले ने। चलिए पहला है, किस शास्त्रीय नृत्य से एक हार्य शब्द का जुड़ाव है या जुड़ा हुआ है। ये सब बता दिए हैं, सब अपने टॉपिक वाइज में आप जाके देखिएगा, नृत्य सेक्शन में सब आपको मिल जाएगा। तो ये भरतनाट्यम हो जाएंगे। आने वाले समय में अगर और बात करेंगे कि कौन कौन से चीज़ किस किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्य को पढ़ लेना बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा जो है समुद्र नहीं है, मात्र साथ ही है। अगर इसको आप अच्छे से एक दिन पढ़ लें तो आने वाले जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे सब में 2 नंबर शायद आपका फिक्स हो सकता है। बहुत सारे कुलवे बताए हैं हम, जो कैसे आपको याद रखना है इनके कैरेक्टर को, किस किस नृत्य में किस भावगात कौन कौन से भाव आते हैं, उसका भी ट्रिक बताए हैं कि मणिपुरी एकमात्र है जिसमें दोनों आते हैं, लास्ट और तांडव, बाद बाकी साउथ के 3 आते हैं, है ना। ये सब बता चुके हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, रिवाइज करेंगे कंटेंट को, तभी समझ में आएगा, है ना। भामाकल्पम नाटिका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, ठीक है।
जोगई और चोलम मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अलीरप्पू जातिस्वरम शब्दम तिल्लाना सादिरट्टम अग्नि नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम से शारीरिक मुद्रा अभंग त्रिभंग संभंग भी जो है संबंधित है। साथ ही भरतनाट्यम से पंडनूर शैली बज्जबूर शैली है ना, ये जो शैलियाँ हैं जो स्टाइल हैं आपका किसका भरतनाट्यम का है ना, इनके भी कई फॉर्म होते हैं, कई स्टाइल में किए जाते हैं और कई अलग अलग स्टाइल के अलग अलग गुरु हुए। तो इतना डिटेल डेप्थ में तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी इतना चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी के सभी शब्द जो हैं भरतनाट्यम से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, चलते हैं हम आगे। हाँ, मणिपुरी के बारे में एक बात हमेशा बताता हूँगा क्योंकि CGL ने पास्ट में पूछा है कि भाई मणिपुरी एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है 8 में से कि आपका जो है इसमें लास और तांडव दोनों का भाव देता है, शिव और पार्वती दोनों का भाव देता है। बाद बाकी सभी नृत्य में या तो लास से होते हैं या तांडव होते हैं। चलते हैं आगे। मंगलाचरण, मंगलाचरण जो है ये ओडिसी नृत्य में की जाने वाली एक मतलब स्टेप है मंगलाचरण, इसे ध्यान रखेंगे। ओडिसी नृत्य का जिक्र जो है उदयगिरी का केव गुफा में मिलती है। ये भी बात आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि उदयगिरी के गुफा में किस शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्च है, जिक्र है। ठीक है, जो ओडिसी नृत्य है इसमें भी भगवान कृष्ण या जगन्नाथ को जो है आप आराध्य मानते हो। चलिए, सब मानते हैं, वो तो आराध्य हैं ही। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है? बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ये नोएडा के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल से आप पूछ दिया, जो जनरली नहीं पूछे जाते। ठीक है, इनके अलावा मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा ये गोवा में है, पहले इसका नाम मोपा था। प्रसिद्ध सन्मुखानंद हॉल, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सन्मुखानंद हॉल ये मुंबई के अंदर स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हाईटेक स्पोर्ट सेंटर है ना, हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खास करके ये विकलांग दिव्यांग जनों के लिए बनाया गया है और अपने प्रकार का ये देश में पहला है। यानी ये डिजेबल्ड पर्सन के लिए हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर अपने प्रकार का पहला है। तो ये कहाँ पे है? ग्वालियर में है ना, इसे भी ध्यान रखेंगे। ग्वालियर पे रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम, ये भी पास्ट में काफ़ी पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तानसेन का काफ़ी लगाव है ग्वालियर से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया था कौन? आपका यूनेस्को ने। बनारस को भी दिया है। चलते हैं आगे। किस चोल तत्कालीन स्थानीय के बारे में जानकारी ऐसा कुछ बच्चे ने अंग्रेजी में लिखा है ना, तो यहाँ पे जो है मैं असमर्थ हूँ। बाद बाकी जो चोल के जो संस्थापक हैं वो विजयालय हैं, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। राजा जो है आंशिक रूप से करते हैं, एक राजा पूर्ण रूप से श्रीलंका पे आधिपत्य जमाते हैं। तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है राजराज चोल ने बनवाया था। तो ये कुछ एक बातें चोल के बारे में। ठीक है, अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि ऐसे ही तो नहीं आप बोल दिए, रुको मैं इसका साक्ष्य ही दिखा देता हूँ यार, है ना, रुकिए। ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भाई बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है, तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता रहता है कि ऐसे ही कहता है। ये देखिए आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है। तो जो चोल वाला है ना, ये मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया है। कहाँ पे लिखा है? ये पे लिखा है। ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जीकर, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि एनएनपी का इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हो? देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स में जो भी जीडीपी, जीएनपी, जेएनएनपी ये जो भी है, पहले उसका परिभाषा जानेंगे तभी आपको काम होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं तुक्का मार के काम चला लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए एनएनपी मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय निकालने हेतु। एनएनपी में ही जो जनसंख्या से भाग दे देते हैं ना, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। ठीक है, तो एनएनपी का इस्तेमाल तो एक तो प्रति व्यक्ति आय निकालने में किया जा सकता है। और भी बताइएगा इसके क्या ऑप्शन थे। एनएनपी का क्या होता है कि किसी भी देश का नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी एक वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य। अब यहाँ तक हमने पढ़ा, मतलब क्या पढ़ा? जीडीपी पढ़ा। किसी भी वस्तु के, किसी भी अर्थव्यवस्था के एक वर्ष के दौरान अंतिम उत्पाद जो होते हैं, सेवाओं या फिर वस्तुओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होते हैं,
उनको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ तक जीडीपी पर है। में विदेश से आय को जोड़कर जो भी विदेशी इनकम आए उसे हमने जोड़ दिया और इसमें से हमने मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को घटा दिया, तो हमारा क्या निकला भाई, एनएनपी निकला। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए एनएनपी कहता है कि किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में उस देश में सभी वस्तुएं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, तो इतना तक हमने बोला तो जीडीपी बोला। इसमें आपको जोड़ना है जो विदेश से प्राप्त आय होती है वो जोड़ देना है और आपको मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटा देना है। तो आपका क्या निकलेगा, एनएनपी। अगर एनएनपी के सूत्र को हम देखें दूसरे शब्दों में तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास को घटा जाया जा रहा है, क्योंकि जीएनपी का सूत्र हमने आपको पहले भी बताया है कि क्या होता है जीएनपी का सूत्र। तो जीएनपी का सूत्र होता है कि जीडीपी में से देशी नागरिक के द्वारा विदेशों में कमाए गए आय को जोड़ देते हैं। जीडीपी में विदेशी नागरिक के द्वारा विदेश में अगर कोई धन कमा रहा है, हमेशा मैं जॉन और आपका रामलाल का उदाहरण देता हूं कि जॉन जो है वो उड़ीसा में रह के काम कर रहा है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और रामलाल उड़ीसा के रहने वाले हैं, सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। तो रामलाल का यहाँ पे हम आय को जोड़ देंगे और जॉन को आय को घटा देते हैं, तो इसके हम क्या निकलता है, जीएनपी। तो इससे पहले अभी देखा कि भाई उसमें विदेशी आय जोड़ा जाता है, तो इतना को हम जीएनपी लिख सकते हैं। जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो फिर से एनएनपी आ जाएगा। आई होप आप गणितीय जो ये समीकरण है आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो डेफिनेशन होता है उसी बेस्ड पे ये स्ट्रक्चर, ये फार्मूला तैयार होता है। जब तक आपको डेफिनेशन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा इकोनॉमिक्स में, कुछ याद रहेगा 2-4 दिन फिर भूल जाएंगे आप, ठीक। एनडीपी का मतलब क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, अंग्रेजी में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में से जब आप मूल्यह्रास को सीधा सीधा घटाते हो, डिप्रिसिएशन को घटाते हो, तो एनडीपी निकलता है। इसी प्रकार से एक आपको पूछता है प्रयोज्य आय क्या है, प्रयोज्य आय क्या है, प्रयोज्य आय क्या है, या खर्चा करने योग्य जो इनकम है वो क्या है। तो आपका जो इनकम है, आप किसी भी स्रोत से कमाते हो, इसमें से जो आप डायरेक्ट टैक्स को घटा देते हो तो इसे जो है आप प्रयोज्य आय कहते हो या फिर खर्च करने योग्य इनकम कह सकते हो, ठीक। इनके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के कितनों सालों के बाद शीतकालीन ओलंपिक होता है, ऐसा ये बच्चा लिखा है। वैसे मेरा मानना है कि सीधे सीधे पूछा गया होगा कि शीतकालीन ओलंपिक कितने साल पे होती है या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने साल पे होती है, ठीक है। खैर जो भी हो, सब बात की आंसर यहाँ मिलेगी। तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, जैसे अभी 2024 में आपका पेरिस में होगा, और आपको बता रखा हूँ कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 में होगा इटली के मिलान में, है ना। तो 24 और 26 में कितने का डिफरेंस है भाई, तो 2 साल का डिफरेंस है साहब। तो 2 साल का जो है आपका डिफरेंस रहता है ना। ऐसा बनाया गया है कि 2 साल के अंतराल पे आते रहते हैं। वैसे पार्टिकुलर अगर आप शीतकालीन की बात करें या ग्रीष्मकालीन की बात करें, शीतकालीन पैरा की बात करें या ग्रीष्मकालीन पैरा की बात करें, तो ये चारों के चारों 4 वर्षों पे कराए जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा जितने भी मेजर इवेंट हैं लगभग सभी खेल 4 वर्षों के अंतराल पे कराए जाते हैं, है ना, कुछ एक को छोड़कर। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर वाले 4 वर्षों पे कराए जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 4 वर्षों पे कराए जाते हैं। एशियन गेम 4 वर्षों पे कराए जाते हैं। लेकिन आईसीसी अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ये 2 साल में एक बार कराए जाते हैं। हालांकि प्रथम बार स्टार्टिंग और सेकंड के अवधि में काफ़ी गैप रहा था, ये बात भी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन T20 जो है ये आपका अंडर 90 वाला भी और रेगुलर वाला भी 2 वर्षों पे ही अब कराए जाते हैं। 2 वर्षों वाली बात हो रही है, तो जो प्रवासी दिवस होता है ना इंडिया के अंदर, जो 9 जनवरी को मनाई जाती है प्रवासी दिवस, ये भी अब 2 वर्षों पे मनाई जाती है। ये प्रत्येक वर्ष नहीं मनाई जाती है, ये 2 वर्षों पे मनाई जाती है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पशुधन की जनगणना भी आपके एग्जाम में पूछते हैं, पहले भी बता रखा हूँ। तो पशुधन की जनगणना 5 साल में एक बार की जाती है। और जो आपका वन की सर्वेक्षण है, वन सर्वेक्षण, ये आपका जो है 2 साल में एक बार ही करी जाती है ना। इनके अलावा जो है आपका आदमियों की जनगणना हमारा और आपका तो 10 साल में एक बार करी जाती है, ठीक है भाई।
2011 में बाल लिंगानुपात पूछा है 919। बाल लिंगानुपात जनगणना वाले टॉपिक वाइज वीडियो देखेंगे, वहाँ पे मिलेगा आपको। कल मैं देखिए मैं चला तो गया था, इस सेक्टर तक मैं चला गया था, शहरी ग्रामीण बता चुके थे अलग अलग लिंगानुपात, लेकिन मैं बाल लिंगानुपात नहीं बता पाया था कल। मतलब क्रैश कोर्स जैसे जो क्लास दिए थे, बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ अपने आप को। ठीक है, चलिए कोई नहीं। 2011 में जो है बाल लिंगानुपात 919 रहा था, और 2001 में बाल लिंगानुपात जो है 927 रहा था। तो इससे क्या आपको पता चलता है, इससे क्या पता चलता है ना, वो सब जानते हैं लेकिन बोलना सही नहीं यहाँ पे। इनके अलावा जो आपका इंडिया का लिंगानुपात है अभी 943 है ओवरऑल। अर्बन सेक्टर में हमने कितना कहा था कल, 929 कहा था, और रूरल सेक्टर में 949 कहा था। देश में सबसे अधिक लिंगानुपात केरला का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है। ठीक है, अगर इंडिया में सेकेंड लिंगानुपात की बात करेगा किस राज्य में हाइयर है सेकेंड, तो तमिलनाडु का है, ध्यान रखेंगे। इस बार की सभी एसएससी एग्जाम में जनगणना से 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही कर रखा है, एक दिन भी स्किप नहीं किया। और मैं बता दूं कि इस बार एसएससी के एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर छोड़े हैं, है ना। नदी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। पंचवर्षीय योजना से एक ही दिन क्वेश्चन आए। बुक को ज़्यादा टारगेट नहीं किया जा रहा है, जो नवीन श्रेणी के बुक होते हैं, है ना। जो योजना राज्य सरकार की है वो नहीं पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे टॉपिक को स्किप कर दिया है ना। मुझे लगता है सैलरी नहीं मिली एग्जामिनर को, इसीलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, कॉपी पेस्ट चल रही है। इसके अलावा सूर्य की सबसे नज़दीकी ग्रह पूछा है, सबसे छोटा बेटा बाप के पास बैठा है, ये लफ्ज़ भी याद है तो आराम से कर देंगे। बाद में कि ये क्वेश्चन ही बड़ा कॉमन है, तो ये बुध हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सौर मंडल के बारे में A to Z जानकारी मैंने आपको दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि भाई साहब अगर आपको सौर मंडल की ग्रहों का क्रम याद हो गया है ना, तो आप जो है जंग जीत गए, है ना। ग्रह का क्रम अगर याद हो गया तो आधा सौर मंडल समाप्त हो जाती है। इसमें मैंने बताया भी था कि याद आपको कैसे रखना है। फिलहाल हमें यहाँ पे मैंने बताया है कि 4 जो ग्रह है सूर्य से नज़दीक को इसे इंटरनल ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव, है ना। पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित। इसके अलावा जो 4 गो दूर का है इसे बाहरी ग्रह कहते हैं, या जोबियन ग्रह कहते हैं, जोबियन ग्रह कहते हैं, या गैसीय ग्रह भी आप कह सकते हो। इन चारों को जम्मा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो 4 नज़दीकी है ना, यही सघन ग्रह है। सघन मतलब ठोस रूप में, जैसे पृथ्वी पे आप चलते हो तो धंस जाता है क्या, उड़ते हो आप हवा में, नहीं ना, आराम से चल पाते हो। गुरुत्वाकर्षण भी है, ठोस भी है। तो ये पृथ्वी, बाद में कि ये सब भी ठोस अवस्था में है, लेकिन ये जो चारों महाराज हैं ये पृथ्वी के जितना ठोस नहीं है, यानी ये जो है थोड़ा सा गैसीय हालत में है ना। इनके अलावा बुध और शुक्र के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के पास 2 गो उपग्रह है, पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है। कल एक बच्चा बोल रहा था जुपिटर के पास हाइयर उपग्रह है। देखिए जुपिटर और शनि के पास जब से ये उपग्रह का खेल होने लगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन आना बंद हो गया कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि कुछ दिन तो इसके पास रहता है, कुछ खोज हो जाता है इसके पास हो जाता है, तो ये डगमगा रही है। तो अभी भी फिलहाल सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा है, यूरेनस को हरा ग्रह कहते हैं और ये सबसे दूर वाला ग्रह है। ग्रह जो सबसे नज़दीक होगा, जो जितने नज़दीक होगा सूरज के, उतने कम समय में सूरज का चक्कर लगा लेगा। ये बात कान खोल के सुन लो, थ्योरी टाइप का हो गया। जो जितने नज़दीक रहेगा सूरज के, वो उतने कम समय में सूरज का चक्कर लगा लेगा। मैंने स्कूल जाने वाला एग्जाम्पल दिया है, लेकिन जो अपने एक्सिस पे रोटेशन है, अपने ही अक्ष पे घूमने की क्रियाकलाप है, वो सबसे फास्ट जुपिटर करता है और सबसे लेट शुक्र करता है। ये दोनों ही याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है, सूरज की परिक्रमा बुध कितने दिन में करती है, तो 88 दिन में करती है। ये डायरेक्ट दिन से पूछ देता है। एक चीज़ और याद रखना है, CO2 गैस का फॉर्मेशन और H2SO4 का लेयर यानी सल्फ्यूरिक अम्ल,
ये आपका शुक्र ग्रह में मिलेगा। शुक्र ग्रह को आप येलो ग्रह कहते हो, शुक्र ग्रह को लूसीफर ग्रह कहते हो, शुक्र ग्रह को ब्राइटिंग स्टार कहते हो, ब्रिटेन स्टार, शुक्र ग्रह को जो है आपका मॉर्निंग स्टार कहते हो, शुक्र ग्रह को आप इवनिंग स्टार कहते हो, शुक्र ग्रह को आप लूसीफर ग्रह कहते हो, शुक्र ग्रह को आप पृथ्वी की बहन कहते हो, सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हो, है ना। तो ये सब शुक्र ग्रह के बारे में है। सबसे गर्म ग्रह कहते हो, हॉटेस्ट ग्रह कहते हैं अपन, है ना। तो ये शुक्र ग्रह के बारे में। लाल ग्रह में आयरन की ऑक्साइड, है ना, फेरस की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह की संज्ञा दिया गया है, क्योंकि इसका रंग भी लाल होता है। इसी के पास सौर मंडल के सबसे दूगो छोटका छोटका उपग्रह है, डिमोस और फोबोस, है ना, इन्हें ध्यान रखेंगे। जबकि सौर मंडल की सबसे बड़ी उपग्रह जो है आपका, है ना, किसके पास है, बृहस्पति के पास ग्यानामीड। शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है टिटान, है ना, टिटान पूछता है। वो टाइटन अलग है भाई, इसमें भी गलती हुआ है बच्चे को। टाइटन अलग है, टिटान अलग है ना। एक टाइटन घड़ी होता है, आपने देखा होगा, उस ऐसा लिखा रहेगा तो थोड़ा सा सावधान, है ना। ये टिटान इसके हैं। कहीं कहीं लोग टाइटन भी लिख देते हैं, लेकिन ऑप्शन में फिर टिटान नहीं होना चाहिए, तो समझ में आ जाएगा कि शनि की बात हो रहा है। तो आपको इतना तो दिमाग डेवलप करना ही होगा। वैसे भी एसएससी आपके साथ ऐसे ही करता है कि भाई इनके हैं कि नहीं नॉलेज उतना। इनके अलावा ये जो सैटर्न है, इनके पीछे जो है ब्लैर रहता है, रिंग रहता है। एकमात्र ग्रह जो है रिंग रहता है। सभी ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन जो शुक्र ग्रह है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चलते हैं आगे, है ना। सौर मंडल में निहार का ये सब पढ़ाई दिए हैं। पश्चिमी घाट का जो लाइन है वो मिडिल लाइन, मध्य लाइन इन्होंने बच्चा लिखा है। एक बच्चा और भी क्वेश्चन दिए उत्तरी लाइन लिखा है। अरे उत्तरी लिखो चाहे मध्य लिखो, पश्चिमी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वाला इमेज आपको याद होगा, ठीक है। ई बुक के हमको लगता है 10वें 11वीं पेज में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ी सी गुरु आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे काठियावाड़ी तट, कोकण तट, केनरा तट, मालाबार तट। यहाँ से अगर आप इसी बिंदु को पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना जो है ये भी शेप है और ये तमिलनाडु, है ना। तो यहाँ से पकड़ेंगे तो दूगो इसको छोड़िए, दूगो इसको छोड़िए, मध्य वाला का हो जाएगा केनरा तट हो जाएगा, केनरा तट हो जाएगा मध्य वाला। ये 5 को जो बिंदु है ना, वो तट को डिनोट कर ले जनरली, ठीक है। तो ये जो है ये क्षेत्र, मतलब यहाँ से यहाँ तक काठियावाड़, यहाँ से यहाँ तक कोकना, यहाँ से यहाँ तक केनरा, यहाँ से यहाँ तक मालाबार। तो ये वाला केनरा तट को मध्य में अवस्थित है इस हिसाब से। तो मध्य में केनरा को मारना है। उत्तरी कहेगा तो कोकण को, उत्तरी, हाँ, कोकण को ही मारना है। दक्षिणी कहेगा तो मालाबार को मारना है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। एक बार और नीचे लिख दिया हूँ, वो भी देख लेना है। बाद बाकी इस इमेज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलना है ना। पूर्वी घाट को कोरोमंडल, पूर्वी तट को कोरोमंडल भी कभी कभी कहते हैं, है ना। इसके अलावा ये डेल्टा क्षेत्र दर्शा रहा है। इसके अलावा महेंद्रगिरी की पर्वत जो उड़ीसा में, इसको दिखाया गया है। सह्याद्री पर्वत कहते हैं पश्चिमी घाट को, ये पश्चिमी घाट की रेंज है, ये दिखाया, ये पूर्वी घाट की रेंज है। पूर्वी घाट की हाईएस्ट पिक जो है अभी जिंदगरहा हो गया है। पहले कभी जो है किताब में लिखा करता था महेंद्रगिरी, लेकिन अब नहीं। अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में है जिंदगरहा। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी इलायची पहाड़ी है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। यहाँ जो बंदरगाह है पश्चिमी घाट का, यहाँ जो है पूर्वी घाट का है, ठीक है। चलते हैं आगे। सभी भाग में संकीर्ण जो है, सबसे छोटकू संकीर्ण पट्टी जो है, ये कोकण तट के हैं और कोकनी भाषा भी बोले जाते हैं गोवा के अंदर। मध्य भाग को कन्नड़ भाग कहते हैं, केनरा भाग, है ना, केनरा बैंक भी होता है। दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, है ना। इनके अलावा केरल के तट को भी डायरेक्ट आप मालाबार तट कह सकते हो, ये भी क्वेश्चन पास्ट में बना हुआ है। पश्चिमी घाट को प्राकृतिक हॉट स्पॉट मानते हैं। इसकी टोटल लंबाई जो है लगभग 1600 किलोमीटर है और इसमें इसे सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। और सबसे हाईएस्ट पीक इलायची पहाड़ी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी होगा। रेलवे के हेडक्वार्टर से मैच करने को क्वेश्चन आया था। हेडक्वार्टर भी अपने हिसाब से पढ़ा ही दिया हूँ। जहाँ जहाँ एग्जामिनर जाएगा पहले ही मैं आपको पहुँचा दिया हूँ। बस आपसे हाथ जोड़ की निवेदन है, देखिए किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो पहले तो मन में थोड़ा बिलीव ज़रूर रखते हो ना कि इनके दवाई से मैं ठीक हो जाऊँगा। अगर आपके मन में बिलीव है तो आधा बीमारी ठीक हो जाती है जनरली। अगर बिलीव ही नहीं है तब तो फिर लंबा खींचता है भाई। उसी प्रकार से, है ना, मैं तो कोई प्रोफेशनल टीचर तो नहीं हूँ ना, मेरा कोई इंटरप्राइजेस नहीं है, ऐसा कुछ आप सुने नहीं होंगे, है ना, कि हाँ ऑफिस है, ये है, वो है। मेरा तो कुछ भी नहीं है ना। तो थोड़ा सा विश्वास कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जिससे पढ़ते हैं उसका जो है छोड़ दीजिए, सभी अपने हिसाब से सही है पढ़ाता है, पढ़िए जहाँ भी पढ़ना है, लेकिन मेरा जो है थोड़ा रखिए ध्यान में।
और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं जितने कम समय में जितना अच्छा और रिलायबल चीज़ पढ़ा दूँगा शायद आपको ना मिले। ठीक है मेरे भाई, तो मैं सिर्फ तुम्हें सेलेक्ट करने के लिए आया हूँ। ठीक है मेरे भाई, और एक आपको पता ही होगा, एक चल रहा है हमारा मिशन 129 हो गए हैं और भी चाहिए मुझे, है ना। चलिए, दक्षिणी रेलवे ये चेन्नई में है। मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। मैंने आज दिन में भी बताया था कि अप ट्रेन और डाउन ट्रेन की जो काउंटिंग होती है ये आपका CSMT से ही होता है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ही होता है। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट में है। मुंबई में 3 जो है रेलवे लाइन चलती है। ठीक है, एक हार्बर रेलवे लाइन चलती है, हार्बर, है ना। एक आपका सेंट्रल चलता है, सेंट्रल जो गांव खेरे जाते हैं, मतलब कल्याण स्टेशन मेन हब है सेंट्रल रेलवे का। और एक आपका वेस्टर्न जाता है जो गुजरात वाली, गुजरात दिल्ली उल्ली की गाड़ी जाती है इधर। ठीक है, तो 3 लाइन चलती है। पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वोत्तर रेलवे मालीगांव, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे पुमरे हाजीपुर, मैं बिहार का हूँ तो पुमरे, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, ईस्ट कोस्ट रेलवे, है ना। पूमा तटरे आपने लिखा होगा, पूमा तटे, इस पर तटरे इस प्रकार से लिखा रहता है ना, मालगाड़ी पे पढ़ने में बड़ा मजा आता था। पहले समझते ही नहीं थे, सोचते थे क्या लिखा है ना, मतलब बचपन में जब 8, 9, 6 में पढ़ते होंगे। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो कोलकाता, दक्षिण तटीय रेलवे नवीन है विशाखापत्तनम। रेलवे में प्लेटफार्म सबसे बड़ा कहाँ का हो गया है, कर्नाटक का, है ना, कर्नाटक का, हुबली का, है ना, सितारुड्ढा का, है ना, पहले था गोरखपुर का। रन ऑफ कच्छ का फेस्टिवल किस शहर में, तो कच्छ में। कच्छ भी गुजरात में है, भुज भी गुजरात में है, पालीताना भी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में, लोथल भी गुजरात में, रानी की वाव भी गुजरात में, बंसदा भी गुजरात में, गिर भी गुजरात में, है ना, मोटेरा स्टेडियम भी गुजरात में, पालीताना का जैन मंदिर भी, मोटेरा का सूर्य मंदिर भी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी, ये सारे के सारे गुजरात में है। ठीक है भाई। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद शहर में मनाई जाती है, करी जाती है। पुष्कर मेला का आयोजन, जिसे ऊंट मेला भी कहते हैं, ये राजस्थान के अजमेर में होता है। और राजस्थान के अजमेर में ही, यानी पुष्कर में ही ब्रह्मा का जो है मंदिर है, जो इंडिया में इकलौता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये राजस्थान के बीकानेर में लगती है। गंगा सागर मेला कोलकाता में लगती है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में लगती है। माजुली महोत्सव असम में मनाया जाता है। हैप्पी फिर लिखा गया, हम्पी लिखना है ना, HUMPY, हम्पी लिखना, हम्पी। ये जो हम्पी है ये कर्नाटक में है, तो ऑब्वियसली कर्नाटक में लगेंगे। इसे विजय उत्सव कहते हैं, ये भी मैं आपने बता रखा है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में लगती है। और राजस्थान में अगर जगन्नाथ यात्रा कहे तो उदयपुर में लगती है। उदयपुर सिटी इंडिया की पहला रामसर सिटी है। जगह जगह पे क्वेश्चन आपको ढूंढ रहा है। इसे झीलों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की शहर कहते हैं। इनके अलावा उदयपुर की निर्माण भी पूछा जाता है, उदय सिंह सेकेंड ने करवाया था। ठीक है, तो ये उदयपुर से भी अच्छा और भी क्वेश्चन है उदयपुर से। उदयपुर जो है ये रामसर में चिल्का झील के साथ, नहीं उदयपुर ने, वो केवला देवी था, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन उदयपुर से रख लीजिएगा। इनके अलावा 10 लाख से कम जनसंख्या, तो एक वो सिक्किम है, सबसे कम जनसंख्या 10 लाख नहीं जनसंख्या पूरा था, तो आपका सिक्किम आंसर हो जाएगा। इनके अलावा 3 राज्य जहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या रिकॉर्ड किए गए थे, आपके सामने दोनों प्रकार की बातें हैं, है ना। ये ग्राफ आपने कई सौ साल बार देखे होंगे, है ना, कई सौ साल बार, है ना। मैं ग्राफ से ही आपको जनगणना पढ़ाया था। भारत के जो 5 गो बड़का जनगणना वाला है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, 3 गो बड़का और 3 गो छोटका। सिक्किम का 10 लाख जनगणना नहीं। इंडिया में एक सिक्किम ही है जिसका 10 लाख जनगणना नहीं है, बाद बाकी सभी स्टेट के 10 लाख के पार जनगणना था। इनके अलावा एक क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा है, यह किस आर्टिकल का उल्लंघन है? तो आर्टिकल 51 के का देखिए, दोनों बात सटीक टू द पॉइंट बैठा है। पहली बात मैंने बताया कि भाई देश के लिए, हमारे लिए देश में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, झंडा ये सब सर्वोपरि है, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी पूछ दिया आराम से बिना याद किए हुए। 11वां बताया हूँ कि इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य जो है बाद में ऐड हुआ है 2002 के अंदर 86वां अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो लास्ट वाला हो जाएगा। तो आप 11 है तो 11 पोजीशन किसका है अल्फ़ाबेट में? के का, तो 51 का 1 के
के में हो जाएंगे। प्रथम हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। अब हॉकी की खिलाड़ी होनी चाहिए और महिला होनी चाहिए और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होनी चाहिए। गुनगुन पूजा कर लो। प्रथम हॉकी खिलाड़ी महिला जिन्होंने अर्जुन, तो ये आपका एन लम्सडेन हो जाएगा, ठीक है, एन लम्सडेन, ये तो लूसेंट में ऊपर में दिया गया है। इनके अलावा बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला मीना साहब, ये ध्यान रखिएगा जिनके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है, सभी खिलाड़ी में जो महिला है इनको थोड़ा सा टॉप पे रखेंगे। टेबल टेनिस में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला उषा सुंदर। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला रीमा। शूटिंग में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला राजेश्वरी, है ना। तो ये जो 4 गो महिला और हैं इन्हें ज़रूर ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को अर्जुन पुरस्कार मिला है हॉकी में मिला है, ठीक है। इनके अलावा मतलब उस समय तक, अब तो और भी मिले हैं जैसे अभी भी आप देखेंगे। इसके अलावा जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कर्नो मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका मेजर ध्यानचंद है ना, इनको 1995 में दिया गया था और 2000 में मैडम ने सिडनी ओलंपिक के अंदर वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो प्रथम व्यक्तिगत पदक जीतने वाली महिला भी कर्नो मल्लेश्वरी ही है। इनके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड दिलाने वाली प्रथम भारतीय महिला रूपा उन्नीकृष्णन है। ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली महिला पीवी सिंधु हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे, लगातार जीती। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला दिव्या कीर्ति सिंह हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था, जबकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991 में होती थी। इसकी ओरिजिन जो है 1991 में ही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनका नाम हुआ करता था, लेकिन 2021 में इनका नाम बदल के हॉकी के महान प्लेयर मेजर ध्यानचंद के अवार्ड पर रखा गया। मेजर ध्यानचंद के नाम पे ही 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और विश्व खेल दिवस हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये कुछ एक बातें हैं। इनके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1955 के तहत किस अनुच्छेद में जो है आपका अमेंड किया गया था, सुधार किया गया था, तो 31 है। 31 किससे संबंधित है? संपत्ति वाला है भाई। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन 2002, 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली का राजधानी का दर्जा मिला था। शिक्षा संबंधित मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और आर्टिकल 21 के में शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार का भी जो है एडिशन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन मतदान की उम्र में कम किया गया था। 42वां संविधान संशोधन, इसे तो लघु संविधान कहते हैं, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, संसद के कार्यकाल को बढ़ाया गया था, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा 73वां और 74वां है ना, 73वां ग्राम पंचायत से, 74वां नगर निगम से, ये दोनों के दोनों जो हैं, यहाँ पे गलत लिखा गया भाई, रुकिए। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं 74वां को 44वां लिखना चाहता हूँ। सही बात है जी, सही बात है। इसको 44 कर लीजिएगा सर जी, माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई है ना। इसको जो है 44 कर लीजिएगा। 44वां संविधान संशोधन जो है ये आपका 1978 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटाने से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ग्राम पंचायत से संबंधित है, लेकिन 93 में लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये भी हुआ था, ये नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है। आपसे दक्षिण भारत के जो शास्त्रीय संगीत है ना, वो पूछा है कि दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, तो कर्नाटक संगीत कहते हैं भाई, है ना। दक्षिण भारत की जो भी एरिया है वहाँ पे कर्नाटक संगीत, बाद बाकी ओवरऑल इंडिया में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आंसर होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल मैं यहाँ पे दक्षिण भारत का कुछ रख लिया हूँ नृत्य जो आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक में भूतकोला, यक्षगान, होटरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा लांबी। तेलंगाना में पेरेनी सीधा शिवतांड्रम, किसावादी ओडिशा में भी होता है, बोनालू, बथुकम्मा, गुसाडी, लंबाडी आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में करगम, कोलाट्टम, कुम्मी, कराट्टम, पप्पुअट्टम, थेरुकुत्थु, ये सब आपके कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि गुजरात में कौन सा जो है गुजरात के कौन से स्थानीय वाद्य यंत्र है जिसमें स्ट्रिंग होती है? तो रावण हत्था अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाए हम। रावण हत्था, चिलगोजा, एक चिलगोजा है ना, एक चिलगोजा भी होता है भाई, है ना, बांसुरी के डबल टैप से। इनके अलावा मैंने एक घाटम बताया है, उनके कलाकार का नाम सीधे पूछता है घाटम, है ना। तो ये सब कुछ ध्यान रखना, है ना। इनके अलावा हवा के सहारे जो भी बजाया जाता है वाद्य यंत्र उसे सुशीर कहते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, हारमोनियम हो गया, बीन हो गया, इसके अलावा मौत हार्गन हो गया, जो भी है। आपस में ठोक कर ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ये आपका घन वाद्य यंत्र हो गया। तत्वाद्य यंत्र तार के द्वारा बजाए जाते हैं। अनद्ध वाद्य यंत्र चमड़ा मढ़ा हुआ होता है।
निम्नलिखित में से हरित क्रांति का बुरा परिणाम पूछा था। अब देखिए ऑप्शन तो नहीं है। हरित क्रांति के बुरा परिणाम में क्या हो सकते हैं कि भाई मिट्टी की जो है उर्वरता धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि खाद बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है और सिंचाई ज़्यादा किए जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा पानी डालने से भी लीचिंग प्रोसेस हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, है ना, जिससे लेटेराइट मिट्टी बन जाते हैं, जो मिट्टी कम उपजाऊ होते हैं। तो एक ये भी कारण हो सकती है कि भाई उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल से, है ना, जो स्वास्थ्य पे है वो भी इफेक्ट पड़ता है कीटनाशक वगैरह से। तो हरित क्रांति के ये कुछ रिपरकशन या दुष्परिणाम है। हरित क्रांति के फ़ायदे भी हैं अपने। हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। भारत में MS स्वामीनाथन ने किए थे और सबसे पहले 1967 पंजाब में आए थे। दूसरी चरण 1975 से 1980 के दरमियान रहा था हरित क्रांति का। हरित क्रांति सबसे अधिक गेहूं पर असर डाला था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, कलर इत्यादि के आधार पर भेदभाव करना निषेध है किस अनुच्छेद में? 15। आज ही बताया था, आयुष्मान खुराना का ये पिक्चर भी है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 समता का अधिकार है। आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग का अधिकार पे भेदभाव निषेध है। 16 लोक नियोजन के मामले में अफसरों की समानता है नौकरियों पकड़ियों में। इसके अलावा 17 में छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, जो कई बार मैंने आपको दिखा चुका है कि 19 में अलग अलग चीज़ का जो है जिसका आपका दिया गया है उपबंध, और 6 अलग चीज़ है जो अभी एक्टिव है ना। पहला में आप बोलने चालने के अधिकार है, दूसरा में हथियार रहित जो है बैठक करने का, तीसरा में सहकारी समिति बनाने का, चौथा में कहीं भी घूमिए, पांचवा में कहीं भी निवास कीजिए, और छठा में कोई भी व्यापार कीजिए। तो ये 19 ग्रुप ऑफ आर्टिकल ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के एनालिसिस। हम मिलेंगे कल एक जो है कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप बच्चे समझ ले, पहले जो ई-बुक है ना, ये वन टाइम है, इसका कोई ग्रुप नहीं है। एक ही बार आप पे करो, एक ही बार आपको टॉपिक वाइज दे दी जाएगी, आपको ई-बुक दे दी जाएगी, है ना। इसके अलावा एनालिसिस जितने भी हुए अब तक वो पूरे के पूरे आपको दे दिए जाएंगे। तो ये वन टाइम है, इसका कोई ग्रुप नहीं है। ग्रुप हम जब भी बोलते हैं ना, तो रेलवे की एक ग्रुप है जिसमें 30 क्लास होनी है, अभी 10 क्लास हुए हैं तो 20 बाकी है, तो 20 तो देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए ग्रुप है। एक SSC न्यू जो मैंने कहा था भाई अपडेट रखने के लिए चलाया हूँ, बाद बाकी ई-बुक अपने आप में सफिशिएंट है। तो सिर्फ इसका काम अपडेट रखना है, ताकि मान लीजिए कोई एग्जाम 7 महीने के बाद होगा, ठीक है, तो तब तक जो है अपडेट तो रखना पड़ेगा ना भाई। तो इस के माध्यम से अपडेट रहेंगे। तो ये जो है एक चलाया गया था, तो ये भी एक ग्रुप है। बाद बाकी ई-बुक का कोई ग्रुप नहीं है। और ई-बुक मैं बता दूं आपको जून 2024 तक अपडेट है। अब क्या चाहिए भाई, 1.5 साल की वैलिडिटी, 1 साल में जो भी एग्जाम होगा सब कवर करेगा। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि DSSB के लिए अलग से हमें जो है आपका ई-बुक बना दीजिए, मैं आपको DSSB, SSC, EPFO, है ना, EPFO, है ना, एक और कौन एग्जाम होता है, एक कौन SSA का कोई एग्जाम होता है ना, इन सब पे जो है भारी, लेकिन SSC में सबसे ज़्यादा भारी है। SSC में तो 80% मोर देन हमेशा की हमेशा लकीर है, ये लकीर है ब्रह्मा का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, है ना। और क्वेश्चन ही लास्ट हो गए तो हम कहाँ आगे चलेंगे, है ना। अब इतने ज़्यादा समझाने के बाद भी आप नहीं समझते हो। कोई बच्चा बोलेगा फ्रॉड तो नहीं होगा। अरे भाई मैं तुम्हारा 49 रुपया 99 रुपया लेके हम कहाँ चले जाएंगे, लंदन, है ना, नहीं जाएंगे भाई। थोड़ा देर के लिए विश्वास करना ही होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।